हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सदियों से, यानी कि दिल्ली थ्रू द एजेस। इस वीडियो के अंदर हम एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को कवर अप करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के अंदर मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को कवर किया है, तो ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, कंटेंट को देखें, तो इसमें यूनिट 1 है दिल्ली के कई अतीत, यानी कि मैनी पास्ट ऑफ दिल्ली, जिसमें हम उसकी इकोलॉजिकल, आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री, यानी कि पारिस्थितिकी, पुरातत्व और इतिहास को समझते हैं या उसका वर्णन करते हैं। वहीं यूनिट 2 हमें दिल्ली के शहरों के बारे में बताती है, दिल्ली में क्या क्या सिटीज़ थी उनके बारे में हमें इससे पता चलता है। यूनिट 3 है 18 और 19 सदी की शुरुआत, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद हमें पता है शाहजहां की राजधानी थी, मुगल सम्राट शाहजहां की। तो ये उसके बारे में है कि वहाँ की पॉलिटिक्स क्या थी, लिटरली क्या था, कल्चर क्या था, सब कुछ। ठीक है। यूनिट 4 1857 में दिल्ली विद्रोह और पुनः विजय, यानी कि 1857 में जो दिल्ली है उसमें रिवॉल्ट हुआ था, फिर रिकॉन्क्विस्ट हुआ था, तो ये उससे संबंधित है। यूनिट 5 नई शाही राजधानी का निर्माण, यानी कि मेकिंग ऑफ द न्यू इम्पेरियल कैपिटल दिल्ली इन 1947, जिसमें पार्टीशन यानी कि विभाजन के समय की स्थिति और उसके बाद की स्थिति का वर्णन है इसके अंतर्गत। जो यूनिट 7 है वो हमें बताती है दिल्ली एज इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, वो आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जो दिल्ली थी वो हमें इसके बारे में बताती है। अब इसमें हमें कोई 2 केस स्टडी करनी होती है, जैसे कि इसमें क्राफ्ट एंड आर्टिशियन, म्यूजिक, हजरत आई दिल्ली, टॉम्स ऑफ दिल्ली, कॉर्निशन पार्क। तो इनमें से इन 5 में से हमें कोई भी 2 केस स्टडी हमें पढ़नी होती है, चाहे हम शिल्प कारीगर पढ़े, संगीत पढ़े, हजरत वन दिल्ली पढ़े, दिल्ली के मकबरे पढ़े या कॉर्निशन पार्क। तो जो 2 हमें सबसे ज़्यादा ईजी लगती है, हमें उन 2 केस स्टडी को इसमें पढ़ना होता है। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द लिटरली एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ इंद्रप्रस्थ, यानी कि इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर हमें इंद्रप्रस्थ जो कि एक स्थान है उस जगह के बारे में पढ़ना हो, उस जगह के बारे में जानना हो, तो हम कौन कौन से हमारे पास ऐसे सोर्सेज है जिन्हें पढ़ के हम उन्हें समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया, हमें सोर्सेज की बात करनी है। इसी के और में क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का इतिहास लिखने के विभिन्न स्रोतों की चर्चा कीजिए। अगर हमें दिल्ली का इतिहास लिखना है, उसे पढ़ना है, तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हम दिल्ली का जो पास्ट है, जो उसकी हिस्ट्री है, उसे जान सकते हैं। तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ और दिल्ली को देखकर कंफ्यूज नहीं होना होता हमें, क्योंकि दिल्ली का ही पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के थोड़ा सा आ सकता है। अब अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, और इस बात का प्रूफ हमें कहाँ मिलता है, हमारा जो भारतीय महाकाव्य है, इंडियन एपिक है जो महाभारत, उसके अंतर्गत इसका प्रूफ मिलता है कि जो दिल्ली है वो उस टाइम पे क्या होती थी, पांडव्स की कैपिटल होती थी, यानी कि पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली प्रागैतिहासिक काल से मानव आबादी का स्थान रही है। जो दिल्ली है हैज बीन द साइट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। अब इसमें एक वर्ड आया है प्री हिस्टोरिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिस काल के अंदर जो रहने वाले मानव है, हमें उनके बारे में कोई लिखित में जो प्रूफ है वो हमें नहीं मिलता। अब दिल्ली के पहाड़ी चट्टानी हिस्सों व फरीदाबाद के अनंगपुर तक, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रागैतिहासिक लोगों का कोई भी कंकाल अभी तक नहीं मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस काल के अंतर्गत के कुछ प्रूफ्स हमें नहीं मिले हैं। तो वही है कि जो दिल्ली और अनंगपुर है फरीदाबाद के अंदर, वहाँ पे अब तक कोई भी स्केलेटन नहीं मिला है प्री हिस्टोरिकल पीपल का। इसके अंतर्गत ये बात की गई है कि अगर हम दिल्ली के पुरातात्विक साक्ष्य को जाने या हम जानने की कोशिश भी करें इसके हिस्ट्री के कुछ एविडेंस की, तो अब तक इसकी कोई डिटेल रिपोर्ट या फिर कोई कंप्लीट रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं हुई है। किसी भी स्थल की अगर खुदाई हुई है, वहाँ के बारे में जाना गया है, उसके बारे में पता किया गया है, तो वहाँ की भी कोई रिपोर्ट अब तक प्रकाशित नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। तो पहले हम लिटरली सोर्सेस की बात करते हैं, जिसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो उपिंदर सिंह की प्राचीन इतिहास पुस्तक के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द बुक एंशिएंट हिस्ट्री, जो लिखी थी उपिंदर सिंह ने, तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो दिल्ली का ओल्डेस्ट फोर्ट था वो क्या था, लाल कोट। ठीक है, यानी कि लाल कोट दिल्ली का सर्वाधिक प्राचीन
किला था जिसे बनवाया था तोमर रूलर अंगपाल सेकंड ने। और कब बनवाया था ये 11वीं सेंचुरी के मिडिल में, यानी कि 11वीं शताब्दी के मध्य में तोमर शासक अंगपाल द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। इसके किले की दीवारें काफी ऊंची थी, हाई वॉल्स थी, ठीक है, मैसिव बेस्टन्स, यानी कि एक गेटवे था बहुत बड़ा सा जहां से प्रवेश होता था। परंतु अब ये सब कुछ बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं और मलबों से यहाँ वहाँ ढके हुए हैं। अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की तो ये 3 से 9 मीटर की थी, 36 किलोमीटर की लॉन्ग परिधि में एकदम सरकमफेरेंस में एकदम फैला हुआ था। द मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट अंगपाल सेकंड सेटल दिल्ली, यानी कि इसमें पता चलता है कि जो मेहरौली स्थित लोह स्तंभ शिलालेख है उससे क्या पता चलता है कि जो अंगपाल द्वितीय उसने ही दिल्ली को बसाया था और लाल कोट का निर्माण करवाया था। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग द बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑफ पाली लैंग्वेज, यानी कि पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हम बात करें, जैसे कि आपको भी पता ही है कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो ज्यादातर पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। इनसे कुछ प्रूफ ले तो जो बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखे गए उसके अंतर्गत भी इंद्रपट और इंद्रपट्टन रूप में इसका उल्लेख किया गया है, इसकी बात की गई है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जो कुरु है, कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में इसे बताया गया, जो कहाँ पे है, यमुना रिवर यानी कि यमुना नदी पर स्थित है। इसमें और भी कई साम्राज्यों जैसे कि हस्तिनापुर भी कहते हैं, इसमें उसका भी उल्लेख है। और जो भी कुरु किंगडम के अंदर, कुरु साम्राज्य के अंदर कई छोटे गांव थे, कई छोटे शहर थे, उन सब का भी इसके अंदर उल्लेख किया गया है। अब अगर हम महाभारत के अनुसार बात करें, ठीक है, जो हमारा इंडियन एपिक है, बहुत बड़ा जो हमारा महाकाव्य है, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि जो गुरु देश है उसकी राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर। अब इसमें एक स्टोरी जो आप सभी को पता ही है कि पांडव और उनके चचेरे भाई जो कौरव थे, पांडव और कौरव के बीच क्या था, स्थिति जो थी बहुत बिगड़ गई थी, युद्ध के संबंध बन गए थे। तो जो कौरव के पिता थे धृतराष्ट्र, उन्होंने क्या किया, पांडवों को अलग से एक खांडव प्रदेश का क्षेत्र दे दिया, ठीक है। और ये कहाँ पे था, ये यमुना नदी के किनारे पे था। और जो ये इंद्रप्रस्थ है वही ओल्ड फोर्ट की साइट पर ये बना हुआ था। अब इंद्रप्रस्थ का वर्तमान समय में जो नाम है वो बदल कर क्या रख दिया गया है, दिल्ली रख दिया गया है। अब अगर हम लाल कोट की बात करें, पुरातात्विक स्रोत की बात करें, उसके अंतर्गत अगर हम लाल कोट की या फिर जिसे हम रेड फोर्ट भी कहते हैं इसकी बात करें, तो राणा फाफबी इन हिज बुक वेल स्टोन स्पीक हिस्टोरिकल ट्रेल्स इन मेहरौली मेंशन इफ देयर इज नो प्लेस इन दिल्ली दैट गिव्स द फील ऑफ 1000 ईयर ऑफ हिस्ट्री वंस एक्सपीरियंट इट इज द रेड फोर्ट। यानी कि जो राणा सफबी है उन्होंने अपनी पुस्तक वेल स्टोन स्पीक में क्या कहा था कि हिस्टोरिकल ट्रेल्स इन मेहरौली, इसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया था कि अगर दिल्ली ही एक ऐसी जगह है जो 1000 वर्ष पहले के इतिहास को अगर आपको उसे फिर से अनुभव करना है, उसे फील करना है, तो आप कहाँ जा सकते हो, लाल किला जा सकते हो और वहां से आप इस चीज को फील कर सकते हो। लाल कोट वॉज द ओरिजिनल रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। वो कहता है कि जो लाल कोट है जिसे आज हम लाल किला के नाम से जानते हैं, वो कहते हैं कि वही था वो लाल कोट जिसे किला मुबारक के नाम से भी जानते हैं। और इसे किसने बनवाया था, 11वीं शताब्दी के मध्य में तोमर शासक अंगपाल द्वितीय द्वारा निर्मित एक चहर दीवारी वाला गढ़ या सैन्य चौकी है। इसे भी तोमर शासक अंगपाल द्वितीय ने ही बनाया था। अब अगर हम इसके एक्सकेवेशन वर्क की बात करें, यानी कि इसके खुदाई कार्य, उत्खनन कार्य की बात करें, तो ये 1957 से 1961 और फिर 1991 से 1995 के बीच में किया गया था। और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जैसे कि ये मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है, कॉपर कॉइन्स हो गए, आइडियल्स मेड ऑफ टेराकोटा, यानी कि टेराकोटा से बने हमें मूर्तियां मिली, कुछ कीमती रत्न मिले, ये सब कुछ हमें इसके अंतर्गत मिले हैं। और आज जो इसके ये अवशेष है, जो इसके ये सारे प्रूफ्स हैं, ये पुरावेश है, ये हम कहाँ पर हैं, ये संजय वन मेहरौली इसके अंतर्गत स्थित है। अब अगर हम राय पिथौरा फोर्ट की बात करें, राय पिथौरा किले की बात करें, तो ये पृथ्वीराज जो चौहान थे, तुर्किश इन्वेंशन से डिफेंस करने के लिए क्या किया था, इसकी किलेबंदी की थी। और तभी से जो ये किला है वो राय पिथौरा के नाम से जाना जाने लगा। उपिंदर सिंह बिलीव्स दैट राय पिथौरा फोर्ट इज मच बिगर देन लाल कोट। अब जो उपिंदर सिंह है वो मानते हैं कि जो राय पिथौरा किला था वो लाल कोट की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा था, यानी कि अगर हम कंपेयर करें दोनों का तो राय पिथौरा किला ज्यादा बड़ा था लाल कोट से। अब अगर हम बात करें इसके इनकेवेशन की, तो जो इसका खुदाई कार्य था वो 1956 और 58 के बीच हुआ था। और इससे हमें पता चला है कि वहाँ की जो संरचना थी वो काफ़ी ज़्यादा वास्तविक थी, अच्छी थी। और उसमें क्या क्या मिले हैं, द फ्लोर ऑफ फर्नेसेस एंड हाउसेज वर ऑल्सो फाउंड, यानी कि भट्टी तो मिली है और कुछ घरों के फर्श भी मिले हुए हैं। अब अगर हम ओल्ड फोर्ट एज अ हिस्ट्री ऑफ इंद्रप्रस्थ दिल्ली की बात करें, पुराना किला इंद्रप्रस्थ दिल्ली के इतिहास के रूप में अगर हम जाने, तो जैसा कि जो पुराना किला है उसमें क्या छुपा हुआ है, उसमें हिस्ट्री ऑफ पांडव्स, यानी कि
महाभारत काल के पांडवों का इतिहास है वो इसके अंतर्गत छुपा हुआ है। इस जगह पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी जिसे हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं और इंद्रप्रस्थ को ही दिल्ली के रूप में अब जाना जाता है। लेकिन अभी भी इस शहर का, ये शहर बिल्कुल ही था, इसके कोई भी जो मेन प्रूफ है, सो कॉल्ड सिटी है, उसके कुछ भी अभी तक फाउंड नहीं हुआ है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, हम निष्कर्ष की बात करें, तो हमें पता चला कि अगर हम दिल्ली के पुरानी बस्तियों की, पुराने शहरों की बात करें तो उसमें इंद्रप्रस्थ, लालकोट एक स्थान था, ठीक है। लेकिन कहा गया है कि जो तोमर राजपूत थे उन्होंने ही हजारों साल पहले दिल्ली के प्रथम शहर की स्थापना की थी। और इसमें हमने जाना कि कौन से शासक ने क्या क्या बनवाया है। तो इसी के साथ हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसके अंतर्गत हमने उन पॉइंट्स की बात करी है जिससे हम दिल्ली के या फिर इंद्रप्रस्थ के इतिहास को जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 13-14 शताब्दी में मेहरौली या सिरी के संदर्भ में शहरी बस्तियों में हुए बदलाव और परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। इट मीन्स एक्सप्लेन द शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन द अर्बन सेटलमेंट्स इन द 13-14 सेंचुरी विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू मेहरौली और सिरी। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो मेहरौली या सिरी की जो शहरी बस्तियां थी उसमें क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए, ठीक है, उन चेंजेस को हमें एक्सप्लेन करना है। और इसी के और में क्वेश्चन है, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट शेप द डेवलपमेंट्स इन द सिटीस्केप ऑफ दिल्ली इन द 13-14 सेंचुरी। यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली के शहरी परिदृश्य में विकास को आकार देने वाले कौन कौन से कारक थे, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है दिल्ली की जो अर्बन सेटलमेंट्स थी, अगर हम उसका डेवलपमेंट की बात करें तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने उसे न्यू शेप दी या फिर उसका विकास किया। अब अगर हम इंट्रो को देखें तो मेहरौली इज वन ऑफ द 7 एंशिएंट सिटीज दैट मेक अप द प्रेजेंट स्टेट ऑफ दिल्ली। मेहरौली जो जगह है वो उन 7 प्राचीन शहरों में से एक है जो दिल्ली की वर्तमान स्थिति को बनाते हैं या फिर उसके बारे में हमें बताते हैं। और अगर मेहरौली शब्द की बात करें कि ये कहाँ से डेरिव्ड हुआ है, ये संस्कृत वर्ड मीरावली शब्द से लिया गया है। ये कौन से सेटलमेंट को शो करता है, ये उस बस्ती को दिखाता है जहाँ पर वराह मीरा द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ विक्रमादित्य कोर्ट्स लिव्ड विद हिज असिस्टेंट्स मैथमेटिशियंस एंड टेक्निशियंस। कौन सी बस्ती को दर्शाता है, जहाँ पे जो विक्रमादित्य थे उनका जो दरबार था, उस दरबार के जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे वराह मीरा, वो अपने सहायकों के साथ, गणितज्ञों के साथ, तकनीशियों के साथ उस स्थान पर रहा करते थे। दिल्ली का जो ये मेहरौली शहर है वो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। अब अगर हम चेंजेस की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, यानी कि इसके अंतर्गत शहर का विस्तार हुआ। मेहरौली की जो जनसंख्या थी वो तो बड़ी बड़ी, वहाँ का एरिया भी बढ़ा। इसके अलावा इसमें क्या हुए, नए नए शहर जल्दी जल्दी रैपिडली ग्रो हुए, नई नई बस्तियां बसनी शुरू हुई, नई सेटलमेंट्स हुई, बहुत सारे नाइबरहुड्स का डेवलपमेंट हुआ, पड़ोस विकसित होने लग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये मेहरौली शहर था इसका बहुत जल्दी से डेवलपमेंट हुआ। इसमें और अगर हम बात करें कि और क्या क्या बनाया गया, तो इसमें कुछ न्यू रोड्स यानी कि नई सड़कें बनी थी, ब्रिजेस बने थे, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी बुनियादी ढांचा था, उन सभी का निर्माण हुआ। अब इसमें हम आर्किटेक्चुरल डेवलपमेंट की बात करें, स्थापत्य विकास की, तो इसमें हम देखेंगे इन्हीं शताब्दियों के अंतर्गत कुतुब मीनार जैसी या फिर अलाई दरवाजा जैसे वास्तुकला, ऐसी इमारतों का निर्माण हुआ, जिससे कि जो शहर की संस्कृति है, जो शहर की वास्तुकला है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट इनका हुआ था। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स की बाजारों का विकास, इस अवधि के दौरान यानी कि 13 और 14 सेंचुरी के टाइम पे जो सिटी की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रही, बहुत ज़्यादा फली फूली कह सकते हैं, फ्लरिश्ड रही। और इसी के दौरान यहाँ पर नए नए मार्केट्स, नए नए बाजार, इंडस्ट्रियाँ, उद्योग, इन सब की स्थापना की गई। अगर मैं एग्जांपल दूं, द ग्रोथ ऑफ द सिटीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी कि जो शहर का कपड़ा उद्योग का विकास था, उसने शहर में व्यापार के, वाणिज्य के नए नए अपॉर्चुनिटीज पैदा किए। अब अगर हम कल्चरल चेंजेस यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करें, तो दिल्ली सल्तनत का जब उदय हुआ तो इसके साथ साथ नए सम्राटों का भी उदय हुआ, न्यू एलाइट्स का उदय हुआ, और इसने धार्मिक संस्थानों का विकास किया, ठीक है। जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें बनाया, उसका विकास किया, और उससे जो शहर का जो सोशल कल्चर था, ठीक है, उसमें चेंज आया, सोशल स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हुआ। अब अगर हम इसके पॉलिटिकल चेंजेस की बात करें कि राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए थे 13वीं और 14वीं शताब्दी में मेहरौली के अंदर, तो जो मेहरौली है वो उस टाइम पे क्या था, पॉलिटिकल पावर का सेंटर था, ठीक है, यानी कि वो राजनीतिक शक्ति का एक केंद्र था, क्योंकि हमेशा से इस शहर पे शक्तिशाली शासकों ने ही रूल किया है, पावरफुल रूलर्स ही आए हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें ममलूक वंश आया, उसके बाद आया खिलजी वंश, उसके बाद आया तुगलक वंश। सिटी पर
एक नई संस्कृति बनाई, एक नई वास्तुकला का निर्माण किया, जिससे जो ये शहर है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और बहुत ज़्यादा फला-फूला। अब अगर हम सोशल चेंजेस की बात करें, सामाजिक परिवर्तन की बात करें, तो इसमें क्या हुआ कि अलग-अलग जगह से लोग आने से, अलग-अलग डिफरेंट रीजन से लोग जो आने लगे, उससे क्या हुआ, इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गई। न्यू-न्यू मोहल्लास बनने लग गए, डेवलपमेंट ऑफ बाज़ारों का निर्माण हुआ, मस्जिदों का निर्माण हुआ और अदर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है, जो भी सार्वजनिक स्थान है, उन सब का निर्माण हुआ, जिससे क्या हुआ, जो बस्ती है उसके पैटर्न में, उसकी सेटलमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। अब वहाँ पे जो पॉपुलेशन है मुस्लिम की, वो ज़्यादा बढ़ने लग गई, तो उन्होंने इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स का भी, यानी कि जो इस्लामी स्मारकें होती हैं, उनका भी निर्माण करवाया, जिसमें कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसी शहर में कुछ इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए थे। अगर हम आर्थिक परिवर्तन की बात करें, तो ये मैंने बता दिया आपको कि ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सेंटर था, जिसके अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब इसमें क्या किया गया, नई रोड का निर्माण हुआ, पुलों का निर्माण हुआ, वाटर सप्लाई यानी कि जल आपूर्ति जो प्रणालियाँ होती हैं, जो सिस्टम होते हैं, उनका निर्माण हुआ। और जो मेहरौली है, उसके भीतर और बाहर लोगों को सामानों की आवाजाही में सुविधा हुई, ठीक है। अब वो क्या करते थे, जो पीपल्स थे वो इधर-उधर जा सकते थे अपने गुड्स के लिए, उन्हें अब ट्रैवल करने में भी बहुत ज़्यादा सुविधा होने लग गई। अब अगर हम इसके कारक की बात करें, ठीक है, अर्बन लैंडस्केप की कारक की बात करें कि इसकी ग्रोथ के शेपिंग में कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें सबसे पहले आता है राजनीतिक परिवर्तन, यानी कि पॉलिटिकल चेंजेस। इसमें जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हुई थी, ये सल्तनत एक मुस्लिम वंश था और इसने उत्तर भारत के, यानी कि नॉर्थन इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट में क्या किया, शासन किया। और इसी दौरान इन्होंने क्या किया, दिल्ली को एक न्यू शेप देने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने शहरी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई बिल्डिंग्स का, कई किलों का, कई मस्जिदों का निर्माण करवाया। अब अगर हम इसके आर्थिक विकास की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें, तो जो दिल्ली है वो मेडिएवल पीरियड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, यानी कि मध्यकाल में वो एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित था, ये भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और उससे आगे के व्यापार मार्ग पर जोड़ता था और ये वहीं पर स्थित था, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स, इसके अंतर्गत बाजारों का निर्माण हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ, जिसमें चांदनी चौक हो गया और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, उन सब ने क्या किया, सिटी की जो ग्रोथ हुई थी उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, यानी कि बहुत ज्यादा इनका योगदान इसके अंतर्गत रहा। अब अगर हम कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें कि क्या क्या सांस्कृतिक प्रभाव पड़े, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो दिल्ली है उसके अंतर्गत डिफरेंट कल्चर स्टैब्लिश थे मीडिएवल पीरियड से, मध्यकाल से ही। और इसमें द सुल्तान हु रूल्ड दिल्ली वाज वर पैटर्न्स ऑफ द आर्ट्स एंड लिटरेचर एंड इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ यूनिक इंडो इस्लामिक कल्चर। और इसके अंतर्गत जो दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान थे, जो साहित्य के संरक्षक थे, उन्होंने क्या किया, इंडो इस्लामिक जो कल्चर है उसको काफी ज्यादा प्रमोट किया, जिससे कि डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने कोई भी बिल्डिंग बनाई या कुछ भी बनाना चाहा तो उसमें इन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों की शैलियों, दोनों की वास्तुकलाओं का यूज किया। पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हुई। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गई। उस वजह से भी जो ये शहर है उसका विकास हुआ। और इसका मेन रीजन क्या था जनसंख्या बढ़ने का, माइग्रेशन ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग थे वो प्रवास कर रहे थे, वो दूसरे स्थान पर, यानी कि वो मेहरौली आकर बस रहे थे। तो इससे भी क्या हुआ, इसका काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। सो इन द एंड, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेहरौली का 13 और 14 सेंचुरी में, उसमें जो दिल्ली सल्तनत है उसका काफी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तरीके से इस शहर का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 3 शाहजहानाबाद के आर्थिक जीवन में विभिन्न बाजारों की क्या भूमिका थी, यानी कि व्हाट वाज द रोल ऑफ डिफरेंट बाजार इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ शाहजहानाबाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो शाहजहानाबाद शहर था, उनके शहर में जो डिफरेंट मार्केट्स थे, जो बाजार थे, उनका आर्थिक जीवन में, यानी कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ में क्या रोल था, क्या उनकी भूमिका थी। अब इसी के और में क्वेश्चन है, द प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ शाहजहानाबाद रिफ्लेक्टेड द माइट ऑफ मुगल एम्पायर कमेंट, यानी कि शाहजहानाबाद की जो योजना है या फिर जो उसकी संरचना है वो मुगल साम्राज्य की जो एम्पायर है, मुगल एम्पायर, उसकी पावरफुलनेस को, उसकी शक्ति को दिखाती है। ठीक है, तो हमें इस स्टेटमेंट पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है।
तो जैसे कि अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, मैंने आपको अभी बताया कि जो ये कैपिटल है शाहजहानाबाद, जिसे शाही राजधानी भी कहा जाता है, मुगल सम्राट शाहजहां की ये राजधानी थी। और कहाँ पर स्थित थी ये? यमुना नदी के तट पर स्थित थी। अब अगर हम इसके बाजारों की भूमिका की बात करें कि शाहजहानाबाद के जो मार्केट्स हैं उनका इकोनॉमिक लाइफ पर क्या रोल है या फिर उनकी क्या भूमिका है, तो सबसे पहले इसमें आता है फतेहपुरी मार्केट। ठीक है, फतेहपुरी बाजार जो पुरानी दिल्ली में स्थित है, ये एक बहुत हिस्टोरिक मार्केट है। ठीक है, एक ऐतिहासिक बाजार है और ये 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। किसने बनवाया था इसे? शाहजहां ने बनवाया था, जो कि एक मुगल बादशाह है, उसके शासनकाल के दौरान इसे बनाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? पुरानी दिल्ली यानी कि ओल्ड दिल्ली में ये स्थित है। फतेहपुरी मार्केट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ऑफ द सिटी, यानी कि जो शहर की अर्थव्यवस्था है उसमें जो फतेहपुरी बाजार है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये सबसे ज्यादा बिजी मार्केट में से एक है। उस क्षेत्र का ये सबसे व्यस्त बाजार था जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से कई व्यापारी आते थे, कई कस्टमर आते थे। इस मार्केट में हम अगर सामानों की बात करें तो इसमें हमें टेक्सटाइल हो गया, ज्वेलरी, स्पाइसेस, हाउस होल्ड आइटम, सब कुछ मिलते थे। और ये क्या था? सेंटर था ट्रेड और कॉमर्स का। यानी कि जो फतेहपुरी जो बाजार है पुरानी दिल्ली का, वहाँ पे हमें वस्त्र हो गए, गहने हो गए, मसाले हो गए, जो भी घरेलू सामान होता है, हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, वो हमें मिलते हैं। और ये एक व्यापार और वाणिज्य का, ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर था। अब अगर हम चांदनी चौक की बात करें, चांदनी चौक तो हम आज भी देखते हैं सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बाजार है दिल्ली का, ये आज भी स्थित है। तो ये वही बात है कि ये बहुत लार्जेस्ट और बिजिएस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का। अब शाहजहानाबाद के बाजार की हम बात करें तो वहाँ पे क्लोथिंग यानी कि कपड़े, स्पाइसेस, ज्वेलरी टू बुक्स, आर्ट एंड म्यूजिक यानी कि मसाले, गहने, किताबें, कला, संगीत की वस्तुएं, हर तरह की सर्विस यहाँ पे हमें प्रोवाइड होती थी, यहाँ पर मिला जाता था। तो जो ये चांदनी चौक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, बहुत ज्यादा बिजी मार्केट था, यहाँ पे सब कुछ मिलता था। अब अगर हम बात करें दरीबा कला मार्केट की, जिन्हें सिल्वर स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर शाहजहां, यह भी शाहजहां की जो राजधानी थी उसी का एक प्रमुख बाजार था। और इसे भी कब स्टैब्लिश किया गया था? मिड ऑफ 17वीं सेंचुरी यानी कि 17वीं शताब्दी के मध्य में। अब ये किस लिए जाना जाता था? इसे एक तो आप सिल्वर स्ट्रीट से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे सिल्वर यानी कि ये ज्वेलरी से रिलेटेड मार्केट है, तो यही बात है इसमें। यहाँ पे चांदी के गहने हो गए, प्रीशियस स्टोन, बहुत ज्यादा कीमती पत्थर, और भी जो अदर लग्जरी आइटम्स होते थे जो बहुत बहुमूल्य होते थे, महंगे होते थे, वो यहाँ पर मिलते थे। और इन्हीं चीजों की यहाँ पे मिलने से कारण ये वहाँ की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता था। ये भी सेंटर है ट्रेड और कॉमर्स का, व्यापार और वाणिज्य का। और ये भी मर्चेंट और कस्टमर को क्या करता था? आकर्षित करता था। द मार्केट वॉज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी केंद्र था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह से मर्चेंट आते थे, व्यापारी आते थे, शिल्पकार आते थे, जो अपने साथ अलग अलग यूनिक कस्टम और ट्रेडिशन, जिससे एक क्षेत्र की संस्कृति का दूसरे क्षेत्र के कल्चर के साथ क्या होता था? आदान प्रदान होता था, हम जान पाते थे। अब अगर हम बात करें खारी बावली मार्केट की, ठीक है, खारी बावली बाजार दिल्ली का, ये सबसे पुराना बाजार है। और ये सबसे ज्यादा किस लिए जाना जाता है? लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट्स इन दिल्ली, यानी कि सबसे बड़े मसालों के बाजारों में इसे गिना जाता है। इसे भी मुगल पीरियड में ही क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। जो खारी बावली मार्केट है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शहर की इकोनॉमी और उसके ट्रेड के अंदर। द मार्केट वॉज अ सेंटर फॉर स्पाइस मर्चेंट, ठीक है, ये किसके लिए था? ये मसाला व्यापारियों के लिए एक केंद्र था। और इसने क्या किया? इसने पूरी दुनिया से अलग अलग जगह से कई मसाले यानी कि वेरियस स्पाइसेस, हर्ब्स, नट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया इन द वर्ल्ड, यानी कि इसने पूरे भारत और दुनिया से अलग अलग मसाले हो गए, जड़ी बूटियां हो गई, मेवा हो गया, इन सब का आदान प्रदान किया, जिससे क्या हुआ? जो संस्कृति है उसका भी आदान प्रदान हुआ। अब अगर हम प्लानिंग और स्ट्रक्चर की बात करें शाहजहानाबाद की मुगल एम्पायर के अंतर्गत, तो सबसे पहले सिटी वॉल्स एंड गेट्स, यानी कि शहर की दीवारें और द्वार। अब जो ये शहर था वो तीनों तरफ से क्या था? मजबूत दीवारों से बिल्कुल घिरा हुआ था। अब अगर हम इसमें मेजर गेटवेज की बात करें कि यहाँ पे और मुख्य रूप से कौन कौन से प्रवेश द्वार थे, तो जैसे कि कश्मीरी गेट हो गया, अजमेरी गेट हो गया, अकबरवाड़ी गेट हो गया, जामिया मस्जिद हो गया, तो ये कुछ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट वंस थे। मतलब जो ये जामा मस्जिद था, ये अजमेरी गेट, अकबरवाड़ी गेट थे, ये सब कुछ क्या करते थे? क्षेत्र को एकदम प्रमुखता देते थे, प्रायोरिटी देते थे, चारों ओर से घिरे हुए होते थे इस क्षेत्र के। अब अगर हम महल और मेंशन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता थी यहाँ का नक्कार खाना। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसे हम चैम्बर ऑफ द ड्रमर यानी कि ढोलकिया का
कक्ष कहते हैं। अब जो ये महल है, इनमें क्या होता था, सबकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी कह सकते हो आप। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो सोल्जर होते थे, यानी कि जो सिपाही होते थे, उनके लिए अलग कमरे होते थे, जो नौकर होते थे उनके लिए अलग होते थे, कुक्स हैं उनके लिए अलग अपार्टमेंट होते थे, ठीक है। यानी कि जो खाना बना रहा है उसके लिए अलग अपार्टमेंट, जो रक्षा कर रहा है उसके लिए अलग, जो नौकर है उसके लिए अलग। तो इसमें अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग कमरे थे। अब अगर हम गार्डन की बात करें, ठीक है, बगीचों की बात करें, तो जैसा कि हमें पता है कि जो इस्लामिक ट्रेडिशन है, इस्लामिक परंपरा है, उसमें जो बाग होते हैं, जो गार्डन्स होते हैं, उनका एक अपना ही इंपॉर्टेंट सा प्लेस है, एक महत्वपूर्ण स्थान है उन लोगों के लिए। और ये मुगल शासक यानी कि जो मुगल एम्परर था, उन्होंने दिखाया भी। अब जो उनके गार्डन होते थे वो रेक्टेंगुलर शेप में थे, चारों ओर से बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों से घिरे हुए होते थे। अब हम कुछ गार्डन्स की बात करें जो उनके लिए बहुत मेन थे, वो था मुबारक बाग, एक था रोशनर बेगम गार्डन, ठीक है, यानी कि मुबारकबाद और रोशन आरा बेगम का बाग। अब अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें, वास्तुकला की बात करें, तो शहर की जो वास्तुकला थी, जो उसका आर्किटेक्चर था, वो रेक्टेंगुलर शेप में था, ठीक है। उसे रेक्टेंगुलर आयताकार आकार में डिजाइन किया गया था और बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यानी कि यमुना नदी के किनारे इसे बनाया गया था। अब अगर हम जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो हम लाल किला देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, और आज ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसी भी वास्तुकला का, किसी भी आर्किटेक्चर का। अब अगर हम इसके अलावा बात करें, तो रंग महल हो गया, मुमताज महल हो गया, मोती मस्जिद हो गया, यही लाल किले के कुछ ब्यूटीफुल सेक्शंस हैं, अलग अलग सबसे खूबसूरत खंड है। अब अगर हम निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो शाहजहानाबाद है, उसके जो बाजार है, उसने उस शहर की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक फैक्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ मुगल साम्राज्य में रहने वाले लोग ही नहीं, बाहर के व्यापारी भी इन जो मार्केट्स हैं, इनसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे, सारे मर्चेंट्स। और इसने क्या किया था, संस्कृति पे, सामाजिक जीवन पे, सब पे एक डिफरेंट ही इम्पैक्ट डाला था, एक अलग सा ही इसका प्रभाव पड़ा था, जिससे पता चलता है कि मुगल साम्राज्य कितना शक्तिशाली था और उसने किस तरीके से अलग अलग चीजों का निर्माण करके जो भी उसके शहर थे, जो राजधानियां थी, उनको सशक्त बनाया और ऐसा बनाया कि लोग उसे देखने के लिए आज भी आकर्षित हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म हुआ, जिसमें हमने बात की कि मुगल साम्राज्य का जो शाहजहानाबाद है, उसकी योजना क्या थी, संरचना क्या थी, वहाँ के जो मार्केट्स थे वो उसके इकोनॉमिक पे किस तरीके से प्रभाव डालते थे। क्वेश्चन नंबर 4, गालिब 19वीं सदी के दिल्ली के किस शैली प्रकार के कवि थे? इन व्हाट जेनर इज द गालिब अ पोएट ऑफ 19th सेंचुरी दिल्ली? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो मिर्जा गालिब थे वो किस शैली के, किस प्रकार के कवि थे। इसी के और में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी इन्फ्लुएंस्ड गालिब्स लाइफ। यानी कि हमें बताना है कि 19वीं सदी के अंतर्गत ऐसे कौन से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए, ठीक है, जिनसे जो गालिब का जो जीवन था वो प्रभावित हुआ, और सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, उन्होंने गालिब के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया था। अब अगर हम इसके इंट्रो की बात करें, तो उर्दू की शायरी में मिर्जा गालिब ही एक ऐसे इंसान है जिनका नाम आज तक याद किया जाता है, जिनका नाम बहुत प्राउडली लिया जाता है, ठीक है। अब मिर्जा गालिब के जन्म की बात करें, तो ये 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम था मिर्जा अब्दुल्ला बैग खान और इनकी माता का नाम था इज्जत निसा बेगम। अब अगर हम मिर्जा गालिब के रियल नेम की बात करें कि इनका असली नाम क्या था, मिर्जा असद उल्ला बेग खान, लेकिन जो इनके पूर्वज थे, जो इनके एंसेस्टर थे, वो इंडिया में नहीं रहते थे, वो कहाँ रहते थे, तुर्की में। अब जो मिर्जा गालिब थे वो मुगल शासन के दौरान, मुगल रूल के दौरान एक गजल गायक थे, कवि थे, और उन्होंने कई कविताएं, कई शायरी और कई गजल लिखी हैं। द गजल्स एंड पोइट्री रिटन बाय हिम स्टिल अट्रैक्ट यूथ एंड लविंग कपल्स। उनके द्वारा जो गजलें, जो शायरियां लिखी गई हैं, वो आज भी जो युवा लोग हैं, जो कपल्स हैं, प्रेमी जोड़े हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और वो इनको पढ़ने में काफी खुश रहते हैं। अब अगर हम इनकी शैली की बात करें कि गालिब की काव्य शैली किस प्रकार की थी, तो एक तो ये फारसी या फिर उर्दू में लिखते थे, और किस पे लिखते थे, ट्रेडिशनल डिवोशन एंड ब्यूटी पे, यानी कि पारंपरिक भक्ति पे, सौंदर्य पे, सौंदर्य मतलब सुंदरता पे, ब्यूटी पर ये गजल लिखा करते थे। और ये जो गजल लिखा करते थे ना, ये ज्यादातर ना रोमांटिक जेनर में होती थी, यानी कि रोमांटिक शैली में होती थी। अब हम बात करें कि उनके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, तो मुगल डिक्लाइन एंड ब्रिटिश रूल, यानी कि मुगल पतन और ब्रिटिश शासन। अब अगर हम गालिब की बात करें, गालिब एक ऐसे विटनेस थे जिसने मुगल साम्राज्य
साम्राज्य का पतन यानी कि उसका डिक्लाइन और उसके अंततः पतन दोनों को देखा है। ठीक है, उसने मुगल एम्पायर का डिक्लाइन और इवेंचुअल कोलैप्स दोनों को देखा है। और गालिब टिकल द वेरियस चेंजेस फेसिंग द मुगल कोर्ट अंडर ब्रिटिश स्यूजरेंटली, यानी कि जो गालिब है उसने ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान मुगल सम्राट में या मुगल दरबार में जो भी उनके सामने चुनौतियां आई अलग अलग, उन्होंने उसका सामना किया। उसके बाद अगर हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें, 1857 की क्रांति की बात करें, जिसे हम सिपाही रिवॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, सिपाही विद्रोह के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसने पूरे के पूरे उपमहाद्वीप को यानी कि हमारे सब कॉन्टिनेंट को हिला के रख दिया था। एकदम इतना जबरदस्त विद्रोह हुआ था इस दौरान। अब गालिब ने भी क्या किया था, रिबेल्ड किया था, गालिब ने भी इसका विद्रोह किया था। हाँ, इसके कंसिक्वेंसेस को देखा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि जो मुगल रूल था, जो मुगल शासन था, उसका अंत हो गया और जो ब्रिटिश कंट्रोल था वो काफी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथनिंग मजबूत हो गई, उसका नियंत्रण काफी ज्यादा मजबूत हो गया। अब इसका गालिब की शायरी पर भी एक गहरा प्रभाव पड़ा। ये सब कुछ होने के बाद जो गालिब पहले एकदम प्रेम से भरी हुई गजल लिखते थे, अब वो निराशा, अवसाद और क्षति से संबंधित शायरियां लिखने लग गए थे। अब अगर हम बात करें पेट्रोनेज एंड कोर्ट कल्चर की यानी कि संरक्षण और दरबारी संस्कृति की, तो जैसे जैसे जो मुगल इन्फ्लुएंस है इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे मुगल का प्रभाव कम होता गया, वहाँ की संस्कृति में भी जो कोर्ट कल्चर था वो भी बदल गया, वहाँ पर भी चेंज आ गया। गालिब फेस चैलेंजेस इन अचीविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन। अब गालिब को क्या हुआ, वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ फेस करनी पड़ गई। इन सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा। अब अगर हम बात करें सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस की, कि सामाजिक असमानता और अन्याय ने इनके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डाला। अब जो गालिब की शायरी थी, जो गालिब की पोइट्री थी, ऑफ्टन रिफ्लेक्ट हिज व्यूज ऑन द सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम। अब जो गालिब की जो शायरी थी, ठीक है, वो अक्सर समाज में जो सामाजिक असमानता फैली हुई है, जो अन्याय फैले हुए हैं, इन विचारों पर आधारित थी। ठीक है, और उन्होंने इन पोइट्री के जरिए क्या किया, जो भी अंडर प्रिविलेज लोगों का स्ट्रगल है या जो अंडर प्रिविलेज के अंतर्गत जो डिस्पैरिटीज हैं, ठीक है, जो भेदभाव हैं, उन पर क्या किया, इन्होंने प्रकाश डाला। अब नेक्स्ट पॉइंट इज उर्दू एज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में अगर हम उर्दू की बात करें तो जो गालिब है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उर्दू के डेवलपमेंट में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी जो साहित्यिक भाषा है, जो भी कलाएं, जो भी अभिव्यक्ति की है, वो सब कुछ उर्दू में ही एक्सप्रेस की है। ड्यूरिंग हिज टाइम पर्शियन वॉज द मेन लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड कोर्ट, लेकिन उस समय जो फारसी है वो कविता की और दरबार की क्या होती थी, प्रमुख भाषा होती थी। इसीलिए जो गालिब है उन्होंने उर्दू और फारसी दोनों में ही क्या किया है, अपने साहित्य को, अपनी गजल को, अपनी हर चीज को लिखा है और इसका विकास किया है। अब अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो हम 19th सेंचुरी में सोशियो कल्चर चेंजेस भी हुए। एज वेस्टर्न आइडियाज एंड इन्फ्लुएंसेस बिगेन टू एंटर इंडियन सोसाइटी, गालिब नो for his progressive and liberal views continue write poetry while tolerating the tension between traditional and modernity। यानी कि जो पश्चिमी विचार थे, उनके जो इम्पैक्ट थे, प्रभाव ने, उसने क्या किया, उसने भारतीय समाज में प्रवेश करना शुरू कर दिया। अब लेकिन जो गालिब है वो एक लिबरलिस्ट थिंकर है, वो उदार विचारों के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, परंपरा और आधुनिकता यानी कि ट्रेडिशनल और मॉडर्नाइजेशन के बीच जो तनाव था, जो वो स्ट्रगल था, जो वो टेंशन थी, उसको सहते हुए भी अपनी जो कविताएं हैं, जो अपनी पोइट्री है, वो लिखना नहीं छोड़ा, उसे कंटिन्यू ही रखा। तो अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि गालिब का जो जीवन है वो 19वीं शताब्दी में इस गहराई से काफी जुड़ा हुआ था। उन्होंने सब देखा, उन्होंने मुगल एम्पायर को देखा, इसको खत्म होते हुए देखा, ब्रिटिश कैसे आए, ब्रिटिश ने कैसे कंट्रोल किया, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन क्या थे, 1857 का विद्रोह क्या था, उन सब ने ये सब कुछ देखा और उनकी इन सारे अनुभव ने, जो उनका पोइट्री है, हम उसके अंतर्गत इनके पर्सनल एक्सपीरियंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के संदर्भ में 1857 के विद्रोह की विवेचना कीजिए और किस प्रकार ब्रिटिश सरकार दिल्ली पर पुनः अधिकार करने में सफल रही, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो डिस्कस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिल्ली एंड हाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज सक्सेसफुल टू रिकैप्चर दिल्ली। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो क्या हुआ, उसमें कैसे हुआ, और सबसे बड़ी बात कि फिर जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने दोबारा दिल्ली पर अधिकार किस प्रकार से किया, तो इसकी हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है। तो सबसे पहले तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे हम इंडियन रिबलेशन या फिर
फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ठीक है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे हम सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह या फिर भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, इन सब के नामों से भी जानते हैं। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और ये जल्दी से ही जो इंडिया है उसके अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो गया, फैल गया। अब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिल्ली। अब अगर हम दिल्ली में इस विद्रोह की बात करें तो सबसे पहले द दिल्ली रिवोल्ट यानी कि दिल्ली का विद्रोह, इसमें जो सिपाही है उन्होंने ही ये विद्रोह छेड़ा था। कैसे? वो अपनी सैलरी और जो भी अपनी सर्विस थी उनसे क्या थे? असंतुष्ट थे, वो डिससेटिस्फाई थे, इसीलिए इस रिवॉल्ट की शुरुआत हुई। ऑन May 10, 1857 द सिपाही स्टेट इन दिल्ली म्यूटिनीड, किल्ड सेवरल ब्रिटिश ऑफिसर एंड रेज्ड द फ्लैग ऑफ रिबेलियन। अब क्या हुआ कि 10 मई 1857 को दिल्ली में जो तैनात सिपाही थे उन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया कि हम विद्रोह के लिए तैयार हैं। अब इसमें और भी लोग थे, इसमें इंडियन फार्मर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, नोबल्स थे, लोकल लीडर्स थे, ठीक है। यानी कि बहुत सारे सैनिक थे, किसान थे, अमीर लोग थे, स्थानीय नेता थे। अब द रेबल सून कैप्चर दिल्ली, यानी कि विद्रोहियों ने जल्दी ही दिल्ली पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। अब कब्जा कर लिया, लेकिन एक नेता तो चाहिए होता है हमें। हम युद्ध कर रहे हैं एक जगह से, तो हमारा एक लीडर होना बहुत जरूरी है जो हमें लीड करे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? जो अंतिम मुगल सम्राट था, जो लास्ट मुगल एम्परर था, बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या किया? अपना नेता घोषित कर दिया और उन्हें भारत का फिर से एक बार सम्राट बनाया गया, ठीक है। और जो मुगल महल था, जो मुगल पैलेस, जो उनका घर था, वो क्या बन गया? सेंटर बन गया रेबेलियन का, यानी कि मुगल महल विद्रोह का केंद्र बन गया। लेकिन जो जफर है इसमें वो एक नाम मात्र का हेड था, ठीक है, एक प्रमुख था जो इसको देख रहा था। द रेबेलियन इन दिल्ली वॉज शॉर्ट लाइन, यानी कि दिल्ली में जो विद्रोह था बहुत अल्पकालिक था, बहुत जल्दी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उसने चारों ओर से क्या किया? शहर को घेर लिया। उसके बाद महीनों तक ये लड़ाई हुई थी और जनरल जॉर्ज जो निकोलसन थे उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर जो दिल्ली की दीवारें थी उनको क्या कर दिया? तोड़ दिया और शहर में एंट्री कर ली। 14 सितंबर 1857 को वो शहर के अंदर आ गए और उन्होंने फिर से एक बार दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने कर लिया। लड़ाई तो की थी विद्रोहियों ने जमकर, लेकिन हुआ ये कि कुछ तकनीकी चीजें भी होती हैं। जो ब्रिटिशर थे उनके पास जो हथियार थे वो काफी आधुनिक थे, तो जो विद्रोही थे वो उनका सामना उस तरीके से नहीं कर पाए, तो इसीलिए इसमें विद्रोही हार गए और दिल्ली पर फिर से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब इसके अगर हम पुनः अधिकार की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल जॉन निकोलसन हु हैड सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्सपीरियंस इन इंडिया, यानी कि दिल्ली पर जब कब्जा हुआ तो उसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल जॉन निकोलसन थे, जिनके पास एक सैन्य अनुभव था। उन्होंने क्या किया? 2000 सैनिकों का नेतृत्व किया, एक फोर्स तैयार की 2000 सैनिकों की, और इसमें उन्होंने ना भारतीय सिपाही, जो इंडियन सिपाही थे, उनको भी क्या किया? शामिल किया, लेकिन उन लोगों को जो लॉयल थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेजों के प्रति जो वफादार थे, उनको इसमें शामिल किया। और फिर 1857 अगस्त से ही दिल्ली की घेराबंदी शुरू करने वो लग गए। अब इसमें जो अंग्रेज हैं उन्होंने विद्रोही ताकतों से क्या किया? प्रतिरोध का सामना किया। कैसे? उन्होंने ब्रिटिश विद्रोही आपूर्ति लाइनों को काट दिया, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, कैप्चरिंग की पॉइंट्स थे, उन पर कब्जा कर लिया, और भी लाल किले की और गए, अपनी जमीनें हासिल की, और इन्होंने इस तरीके के कई ऐसे काम किए जिससे जो विद्रोही ताकत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसका सामना कर रही थी। उन्होंने बहुत सारी लाइनें काट दी, सप्लाई की लाइन कट कर दी, और उनके जो इंपॉर्टेंट बिंदु थे, उनके जो की पॉइंट्स थे, उन पर कब्जा कर लिया, अपनी जमीनें हासिल की। तो विद्रोह तो ये बहुत बड़ा था। उसके बाद अगर हम मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बात करें, जो ये रेबेलर फोर्सेस थी, जो ये विद्रोही सेनाएं थी, वो डिफरेंट फैक्शंस में डिवाइडेड थी, ठीक है, हमें भी पता है कि विभिन्न गुटों में विभाजित थी। तो अंग्रेजों ने अब एक चाल चली, उन्होंने क्या किया कि इन्हें एक दूसरे के खिलाफ, यानी कि जो ये दो विद्रोहियों का जो ग्रुप था, इन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। अब इससे क्या हुआ? इनकी जो यूनिटी थी विद्रोहियों की, जो विरोध करने की क्षमता थी, वो क्या हो गई? वीक हो गई और एकता खत्म हो गई। इससे क्या हुआ? अंग्रेज इनसे निपट पाए। द ब्रिटिश सक्सीड इन ब्रीचिंग द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट, और जो ब्रिटिश है वो सितंबर 1857 में लाल किले की दीवारों को तोड़ने में काफी सफल रहे, और फिर एक भीषण लड़ाई हुई, बहुत एकदम फायर्स बैटल हुई, और सितंबर 1857 में इन्होंने फिर से दिल्ली पर पुनः कब्जा
कर लिया, लेकिन इससे एक चीज हुई, इससे विद्रोही है उनकी एकदम से कमर टूट गई। कमर टूटना इन द सेंस वो बिल्कुल ही खत्म हो गए, सारा साथ सारा विश्वास एकदम से ध्वस्त हो गया। और आने वाले कई साल इससे पता चल गया कि जो आने वाले कई दशक है उसमें जो ब्रिटिश शासन है वो भारत में क्या रहेगा, विद्यमान ही रहेगा। तो एट द एंड हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था वो एक भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, एक सिग्निफिकेंट इवेंट था इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें जो दिल्ली था वो इस विद्रोह का केंद्र था। इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार विद्रोहियों ने शहर पर कब्जा किया, उन्होंने कई तरीके भी अपनाए, लेकिन एंड में वो अंग्रेजों से हार ही गए और अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली को नई साम्राज्यवादी राजधानी बनाना एक राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया है, चर्चा कीजिए। यानी कि मेकिंग दिल्ली अ न्यू इंपेरियल कैपिटल इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस, डिस्कस। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर दिल्ली को नई साम्राज्यवादी राजधानी बनाना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया थी, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया, तो हमें उसी के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो 12 दिसंबर 1931 को ये अनाउंस कर दिया गया था कि जो भारत है उसकी राजधानी क्या बनेगी, दिल्ली बनेगी। और फिर 13 फरवरी 1931 को दिल्ली आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली डिक्लेयर हो गई इंडिया की कैपिटल। इसके बाद जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है उसकी आधारशिला, उसके फाउंडेशन जो स्टोन थे वो कौन थे, जॉर्ज वी यानी कि सम्राट जॉर्ज पंचम थे। इन्होंने ही क्या किया था, आयोजन किया था 1911 में दिल्ली के दरबार में, ठीक है। और जो शहर का आर्किटेक्चर है, उसकी प्लानिंग है, उसे 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा यानी कि 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा इसकी योजना तैयार की गई थी, जिसमें कि एक थे सर हर्बर्ट बेकर और दूसरे थे सर एडविन लुटियंस। तो इन दोनों द्वारा दिल्ली की वास्तुकला और उसकी योजना निर्धारित की गई कि किस प्रकार का यह शहर बनेगा। इसके बाद 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिल्ली का उद्घाटन किया और इसे देश की राजधानी बताया। इसके बाद ये जो नई दिल्ली है वो देश का क्या बन गई, सेंटर ऑफ गवर्नमेंट बन गई, सरकार का केंद्र बन गई। और इसके अंतर्गत विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी शक्तियां इसके अंतर्गत शामिल हुई। अब अगर हम एक राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया की बात करें, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले वी ऑल नो दैट जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी, ठीक है। 1911 तक कोलकाता ही भारत की राजधानी रही, इसके बाद नई दिल्ली को बनाया गया। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली है वो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सेंटर थी मैनी एम्पायर्स का, ठीक है। यानी कि वो कई साम्राज्यों का वित्तीय और राजनीतिक केंद्र थी, लेकिन फिर भी उस समय कोलकाता ही भारत की राजधानी थी। अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो हम कह सकते हैं जैसे दिल्ली सल्तनत है या फिर जो मुगलों का शासनकाल है, इन्होंने दिल्ली में बहुत समय तक राज किया और दिल्ली जो शहर है उसे एक नई वास्तुकला दी थी। अब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे थी, यानी कि सबसे निचले स्तर पर थी। इन 1917 इन एंटिसिपेशन ऑफ द विजिट ऑफ मॉन्टेग्यू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल मीटिंग्स वर हेल्ड इन द सिटी। इसके बाद 1917 में राज्य सचिव मॉन्टेगू की यात्रा हुई और शहर में बड़ी संख्या में राजनीति की बैठकें हुई, ठीक है। बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स हुई थी इस दौरान। इसके अलावा रूल लीग और एनी बेसेंट जैसे जो लोग थे वो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में लग गए, ठीक है। यानी कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, जिसमें इंद्रप्रस्थ स्कूल की प्रिंसिपल मिस जी मीनर ये इसमें इन्वॉल्व थी, अंसारी इन्वॉल्व था इसमें, एससी सेन जैसे डॉक्टर, RS पीरेलाल, आसफ अली, अब्दुल रहमान, अब्दुल अजीज और इसी तरीके से कई बैंकर और व्यापारी भी इस आंदोलन के अंतर्गत शामिल थे। The first political organization with nationalist characteristics that arose in 1917 was the Indian Union by two lawyers. अब 1917 में उत्पन्न राष्ट्रवादी जो विशेषता है उसमें पहला राजनीतिक संगठन 2 वकीलों द्वारा भारतीय संघ के लिए बनाया गया, जिसमें अजमल खान ने मॉन्टेग्यू के सामने नरम पंथियों के विचारों को प्रस्तुत किया था, ठीक है। नरम पंथी मॉडरेट्स लोग, इनके थॉट्स बिल्कुल अलग थे, तो जो अजमल खान है इन्होंने मॉडरेट्स के थॉट्स को मॉन्टेग्यू के सामने शो किया था, रिप्रेजेंट किया था। द एसोसिएशन पुट फोर्थ स्पेसिफिक डिमांड्स फॉर द दिल्ली प्रोविंस। अब एसोसिएशन ने दिल्ली के लिए कुछ ना विशिष्ट मांगे रखी, उन्होंने कुछ डिमांड्स की। अब क्या डिमांड्स थी उनकी कि दिल्ली को एक परिषद तो बनाओ, पर उसके साथ ही राज्यपाल प्रांत बनाने की भी मांग की, यानी कि गवर्नेंस प्रोविडेंस विद अ काउंसिल। इसके अलावा उन्होंने बात की कि
दिल्ली शुड हैव इट्स ऑन कोर्ट, यानी कि दिल्ली का अपना एक कोर्ट होना चाहिए। अ सेपरेट यूनिवर्सिटी, यानी कि एक अलग से विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। बाय द एंड ऑफ 1918 मोर एंड मोर पीपल हैड जॉइंड पॉलिटिक्स। इसके बाद 1918 के अंत से अधिक लोग क्या हो गए, राजनीति में शामिल होने लग गए। अब अगर हम सिटिंग प्लानिंग की बात करें दिल्ली की, कि सिटिंग प्लानिंग इसकी क्या थी, नगर योजना, तो जो नई दिल्ली है उसमें जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई उसमें डिफरेंट वास्तुकला, डिफरेंट आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल और अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया गया। जैसे रेड स्टोन की बात करें हम, ठीक है, रेड स्टोन का बहुत यूज हुआ इमारतों में। उसके बाद प्रीफोर्टेड स्टोन स्क्रीन्स का, छिद्रित पत्थर के स्क्रीन का बहुत ज्यादा यूज हुआ। और ऐसे ही करके बहुत सारी जो चीजें थी, जैसे सजावटी बुर्ज हो गए, ऑर्नामेंटल बेस्टन्स हो गए, पोर्टिकोज एंड छतरियां वगैरह हो गई, इन सब का भी बहुत ज्यादा यूज किया गया था। द न्यू सिटी वॉज चार्ज विद सिंबॉलिक मीनिंग फ्रॉम द आउटसेट, यानी कि नए शहर को शुरू से ही प्रतीकात्मक अर्थ के रूप में आरोपित किया गया था। इसमें जो दो वास्तुकार थे, एक एडविन लुटियंस, एक हर्बर्ट ब्रेकर, दोनों ने ही दिल्ली की वास्तुकला को, दिल्ली की शैलियों को एक विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया था। उसके अलावा जो थॉमस मेटकेफ हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विचार दिया था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने थॉट दिए थे। लेकिन जो लुटियंस है वो क्या था, वो चीफ डिजाइनर था, यानी कि वो मुख्य डिजाइनर था और मुख्य ही वास्तुकार था। लेकिन जो बेकर है, बेकर के जो डिजाइन्स हैं, दे आर ऑलवेज प्रोमिनेंट और सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू दिल्लीज आर्किटेक्चर। बेकर के जो डिजाइन है, उसने नई दिल्ली की वास्तुकला क्या होनी चाहिए उसकी समझ बहुत विस्तृत तरीके से हमें दी। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल एंड पॉलिटिकल रिलोकेशन की, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक स्थानांतरण की अगर हम बात करें, तो दिल्ली के स्थानांतरण के लिए सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ और वित्तीय और इंजीनियरिंग की आवश्यकताएं थी। ठीक है, तो फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन और इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स थी दिल्ली को। द गवर्नमेंट अलॉटेड एंड मार्क्ड एरियाज फॉर द न्यू सिटी। सरकार ने नए शहर और छावनी के लिए निर्धारित क्षेत्रों को बांटा, आवंटित किया। दिल्ली प्रांत के एक बड़े हिस्से को क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, आरक्षित कर दिया। द दिल्ली एनक्लेव लेटर नो एज प्रोविंस, यानी कि दिल्ली इंक्लेव जिसे बाद में प्रांत के रूप में जाने लगा, ये 1290 स्क्वायर मील्स का था। ठीक है, और इसमें क्या क्या था, इसमें दिल्ली का जिला, ठीक है, दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट और पार्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस बियॉन्ड द यमुना, और यमुना के पार जो भी संयुक्त प्रांत था उसका एक हिस्सा शामिल था। इसके अलावा इसमें टाउन प्लानिंग जो कमेटी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सिविल लाइंस को बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए एक बहुत बड़े शहर को अपने अंडर कर लिया। यानी कि जो टाउन प्लानिंग कमेटी थी उसने एडविन लुटियंस को फुल फ्रीडम दी थी कि वो कोई भी साइट चूज कर ले न्यू कैपिटल के लिए। द कमेटी सॉ द साइट साउथ ऑफ शाहजहानाबाद एज द मोस्ट सुटेबल साइट फॉर द न्यू सिटी। और जो ये कमेटी थी उसने देखा कि जो शाहजहानाबाद है उसके बगल में जो दक्षिण की जगह है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है एक नए शहर के लिए। तो एट लास्ट इन कंक्लूजन वी कैन से दैट the relocation of the imperial capital to the New Delhi exemplifies the ways in which the British attempted to redefine their imperial mission in India to respond the dynamic and diverse all India independence movement। यानी कि जो नई दिल्ली है उसमें शाही राजधानी का स्थानांतरण उन तरीकों का उदाहरण है जिससे अंग्रेजों ने गतिशील और अलग अलग तरीकों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जवाब में भारत में अपने शाही मिशन को फिर से परिभाषित किया, वहाँ की वास्तुकला को चेंज किया और वहाँ के शहरों को बिल्कुल ही डिफरेंट रूप दिया। क्वेश्चन नंबर 7, 1100 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच दिल्ली के 7 नगरों की चर्चा कीजिए। यानी कि डिस्कस द 7 सिटीज ऑफ दिल्ली बिटवीन 1100 AD एंड 1947 AD। तो इसमें हमें बताना है कि दिल्ली के जो 7 नगर थे, ठीक है, वो कौन कौन थे और उसी के बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली हमेशा से एक सेंटर ऑफ पावर रही है जिसमें कई शक्तिशाली शासक आए और उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसे कई बार बसाया गया, फिर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फिर दोबारा रीसेटल किया गया। तो बार बार ऐसा होता रहा क्योंकि जैसे कि कोई बाहर से आक्रमणकारी आया है, ठीक है, कोई बाहर से एक्सटर्नल इन्वेंडर्स आए हैं, वो आए, उन्होंने इस पे क्या किया, सफलतापूर्वक इस पे आक्रमण किया, फिर दिल्ली को लूटा। लूटने के बाद अगर वो इसे जीत गए हैं तो वो यहीं पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते थे, ठीक है, और फिर वो इस नगर से इतना प्रभावित होते थे कि वो इसे ना अपनी राजधानी बना लेते थे, बहुत इंप्रेस्ड हो जाते थे वो दिल्ली से। फिर वो कोई भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखते और फिर उसे दिल्ली को ही अपनी कैपिटल बना के और फिर उसे रीबिल्ड करते थे अपने तरीके से। यानी कि वो जिस भी धर्म के या जो भी वास्तुकला वो चाहता है, जो भी आर्किटेक्चर उन्हें पसंद है, वो इस तरीके से उसका निर्माण करते थे। अब अगर हम 7 सिटीज ऑफ दिल्ली की बात करें तो इसमें सबसे पहले है किला राय पिथौरा, यानी कि राय पिथौरा का किला।
किला राय पिथौरा एज द फर्स्ट ऑफ द 7 सिटीज ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पृथ्वीराज चौहान, यानी कि दिल्ली के 7 शहरों में पहला किला राय पिथौरा रखता है जो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में स्थित था। इनके पूर्वजों ने 10वीं शताब्दी में तोमर राजपूतों से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, उसी के बाद ये हुआ था। अब अगर इसमें हम बात करें, जो पृथ्वीराज है हमें पता है कि वो मुस्लिम आक्रमणकारियों के, यानी कि जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं इनके खिलाफ रहे हमेशा, और भारत का इन्होंने साथ दिया है और वो इनके खिलाफ रहे हैं। बसंत कुंज हो गया, किशनगंज हो गया, महरौली हो गया और साकेत हो गया, ये सब कुछ दक्षिणी दिल्ली के एक भाग है। अब अगर हम महरौली की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 से वो गौरी का वायसराय था, ठीक है। तो फिर गौरी की मृत्यु के बाद इन्होंने 1206 में दिल्ली के सुल्तान के रूप में अपना पद संभाला था। Thus began the influence of Islamic culture and faith on Delhi for the next 6.5 centuries। इसके बाद इन्होंने अगली 6.5 शताब्दियों तक दिल्ली पर इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव डाला और यहीं से दिल्ली पर इस्लामिक संस्कृति का जो प्रभाव था वो शुरू हुआ। महरौली 2nd नंबर पे आती है 7 हिस्टोरिकल सिटीज ऑफ दिल्ली में, और इसे बनाया किसने था? इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसके अंतर्गत जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने कुतुब मीनार की रचना करवाई थी और भी कई सारी चीजें इन्होंने बनवाई थी, जिसमें 11वीं और 12वीं सदी के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मकबरा है, शमसी का मकबरा है, जहाज महल है और शासकों के मकबरे हैं। तो ऐसे कई टॉम्स हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस शहर के अंदर बनवाए थे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है सिरी फोर्ट, यानी कि सिरी का किला। द खिलजी रूलर्स आर टर्किक ट्राइब ऑफ अफगानिस्तान फॉलोड द मेमलक्स ऑफ हुम अलाउद्दीन खिलजी वाज द मोस्ट फेमस, यानी कि अफगानिस्तान की एक तुर्की जनजाति खिलजी शासकों ने मुमलकों का अनुसरण किया था, उनके पद पर चले थे, जिनमें से अलाउद्दीन खिलजी थे वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए पश्चिम एशिया में सजुकियान राजवंश के शिल्पियों का उपयोग करते हुए इन्होंने मोटी दीवारों के फैलाव के साथ किसका निर्माण किया था? सिरी फोर्ट का निर्माण किया था इन्होंने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस शहर के अंदर हम इस्लामिक वास्तुकला के रूप में अलाई दरवाजा देख सकते हैं। बाकी इनकी एक इच्छा थी कि वो कुतुब मीनार की जगह एक टावर बनाना चाहते थे, लेकिन वो इच्छा इनकी पूरी नहीं हुई, वो डिजायर उनका रह गया। अब अगर हम बात करें तुगलकाबाद की, तो तुगलकाबाद 4थे नंबर पे आता है दिल्ली के लिस्ट ऑफ सिटीज में। जो किसने बनाया था? टाइरेनिकल रूलर तुगलक इन अ पीरियड ऑफ फायर्स, बैटल, इन्वेंशन, बिहीडिंग्स एंड डेथ, यानी कि दिल्ली राज्य में शहरों की सूची में 4था तुगलकाबाद आता है, जिसे किसने बनवाया था? भयानक लड़ाई करने वाला, आक्रमण, सिर कलम करने वाला एक हठी और अत्याचारी शासक तुगलक ने इसे बनाया था। इसके बाद जो तुगलक है उन्होंने अपनी राजधानी कभी दौलताबाद स्थानांतरित करी, उसके बाद फिर दोबारा वो वहीं आ गए। तो इस तरीके से जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने राय पिथौरा और सिली किले के बीच में एक जहांपना नामक का छोटा सा एक शहर बनाया था, ठीक है। किस किस के बीच में बनाया था? इन्होंने किला राय पिथौरा और सिरी फोर्ट के बीच में जहांपना शहर बनाया था, एक छोटा सा शहर था ये। और इन्हें संत निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें कर्ज दिया था, तो ये उस श्राप से डर रहे थे, इसीलिए इन्होंने तुगलकाबाद का जो किला है उसे क्या कर दिया था? त्याग दिया था। ये वहां से जा चुके थे, लेकिन इनके जाने के बाद भी जो तुगलकाबाद है वो एक बहुत फेमस और मुख्य शहर बना रहा, जिसमें हम अगर बात करें तो कई मंजिलें हैं, खिड़की मस्जिद है, चिराग ये दिल्ली है, कई नहरें हैं और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो तुगलक शैली की वास्तुकला का बहुत बड़ा उदाहरण है। अब अगर हम बात करें फिरोजाबाद की, तो ये 5वें नंबर पर आता है दिल्ली की लिस्ट ऑफ सिटीज में। इसे फिरोज तुगलक ने बनाया था और कहाँ पर बनाया था? यमुना नदी के बगल में बनाया था। इस महल में पिलर्ड हॉल्स है, यानी कि स्तंभों वाले हॉल है, हाई वॉल्स हैं, ऊंची दीवारें हैं और उसके साथ ही एक पिजन टावर, यानी कि एक कबूतर का टावर है, मस्जिद है, एक पानी की टंकी है और सबसे बड़ी बात 1500 साल पुराना अशोक का एक पिलर है, यानी कि अशोकन स्तंभ है। उन्होंने दिल्ली के आसपास बहुत सारे उन्होंने लॉजेस बनवाए, मस्जिदें बनवाई दिल्ली के चारों ओर। सुल्तान गौरी के मकबरे, कुतुब मीनार, सूरज कुंड और हौज खास की इन्होंने मरम्मत भी कराई, ठीक है। जो सुल्तान गौरी का मकबरा है उसमें अगर कोई टूट फूट हो गई होगी तो उसे ठीक करवाया, कुतुब मीनार में मरम्मत करवाई, सूरज कुंड की मरम्मत करवाई, हौज खास की मरम्मत करवाई। जो फिरोज का मकबरा है वो
हौज खास में ही स्थित है और इन्हीं के द्वारा बनवाया गया कोटला फिरोज शाह एक बहुत ही बड़ा फेमस स्पोर्ट्स स्टेडियम है। अब अगर हम बात करें शेरगढ़ की, तो शेरगढ़ द ऑर्नेट ऑल फोर्ट वॉज बिल्ड इन 1540 बाय शेरशाह हु रेज्ड हुमायूंस कैपिटल दीन पना टू डू सो। यानी कि अलंकृत जो पुराना किला है 1540 में शेरशाह द्वारा बनाया गया था। इसे ऐसा करने के लिए हुमायूं की राजधानी दीन पना को धराशायी कर दिया था और इसके बाद इसने इसकी स्थापना की थी। 1555 में जब हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली को जीत लिया था तो उसने क्या किया कि जो शेरशाह का जो ये किला है वो पूरा नहीं हुआ था, इसे पूरा करवाया। जब शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के बाद 1556 में इसकी डेथ हो गई थी हुमायूं की, के बाद इन्होंने सिर्फ 1556 में अपनी मृत्यु तक ही शेरगढ़ पे शासन किया था। अब जो इनकी विडो वाइफ थी, इनकी विधवा बेगम थी हमीदा बानू बेगम, उन्होंने क्या करा, हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया जो आज भी बहुत बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस हम कह सकते हैं। हुमायूं का मकबरा आज भी कई लोग देखने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद भी करा गया था। अब अगर हम शाहजहानाबाद की बात करें तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो शाहजहानाबाद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और ये उसकी राजधानी थी। सबसे महान जो मुगल सम्राट अकबर है उन्होंने फतेहपुर सीकरी पे अपना पूरा कंसंट्रेट किया था, पूरे एफर्ट्स उसमें डाले थे। तो जो उनका पोता था शाहजहां, उसने भी उन्हीं की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने ताजमहल बनवाया। हम सबको पता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और दिल्ली पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा जामा मस्जिद देख लो, लाल किला देख लो। इसी के साथ ऐसा नहीं है सिर्फ उन्होंने इस्लामिक आर्किटेक्चर को यूज किया, उन्होंने सिर्फ मस्जिदें बनवाई, ऐसा नहीं है। उन्होंने कई सारे हिंदू टेम्पल्स भी बनवाए, चर्च बनवाए, गुरुद्वारे बनाए, 7 गेट बनवाए और कई ज्यादा रोमांटिक बाजार भी बनाए। तो जो ये शाहजहानाबाद है ये दिल्ली का एक महत्वपूर्ण और आकर्षित केंद्र था। सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि दिल्ली के सातों ही शहर बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाले हैं और सारे बादशाहों ने अपनी अपनी वास्तुकलाओं के द्वारा इन सातों शहर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनवाया। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली में विभाजन के समय हुए दंगों का क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ राइट्स ड्यूरिंग पार्टीशन इन दिल्ली? यानी कि जब विभाजन हुआ तो जो दंगे हुए उनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या प्रभाव पड़ा। हालांकि दिल्ली ने बहुत सालों तक राजधानी के रूप में कार्य किया, लेकिन ये बिल्कुल शक से परे था कि जो दिल्ली है वो आजाद भारत की भी राजधानी बनेगी। और अगस्त 1947 एक माइलस्टोन है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर था अगस्त का 1947, क्योंकि इसी महीने में हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली और ये भारत के लिए बहुत बड़ा दिन था, बहुत खुशी का दिन था। इतने सालों के संघर्ष के बाद ये दिन लोगों की लाइफ में आया था। लेकिन आजादी आई, उसके साथ साथ विभाजन भी आया, यानी कि विद इंडिपेंडेंस केम पार्टीशन। और इस पार्टीशन ने किस तरीके से सबको प्रभावित किया वो एक बहुत ही दुखमय भरी बात थी। इसमें खुशी भी थी और दुख भी था। क्यों? क्योंकि इंडिया से 2 देश बने, एक भारत जो स्वयं था और उसी से निकला पाकिस्तान। इसमें कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, ठीक है। संचार की कमी के कारण क्या हुआ, बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई गई। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक रीजन था जिसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्प्रेड हुई कि लोगों में सांप्रदायिक घृणा भर गई, यानी कि कम्युनल हेट बढ़ गया, जिसके कारण दंगे हुए। अब अगर हम बात करें कि दिल्ली में हुए विभाजन के दंगों का प्रभाव, तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे हम ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक सांप्रदायिक दंगा था, यानी कि कम्युनल राइट था, जो अगस्त 16, 1946 कलकत्ता में हुआ था, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। ये भारत में हुआ था और इस डायरेक्शन डे में किस किस के बीच हिंसा हुई? हिंदू और मुस्लिम के बीच बहुत बड़ी सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें कई लोगों की जान गई, कई लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। उसके बाद अगर हम 9 ओखली राइट्स की बात करें जो 1946 में हुआ, ये भी हिंदू और मुसलमानों के बीच हुआ था। ये बंगाल के 9 ओखली जिले में हुआ था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्तमान बांग्लादेश है ये आज। इसमें भी क्या हुआ, दिल्ली में जब 9 ओखली दंगों की खबर आई तो शहर में जो भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय रहते थे उनके बीच डर की भावना आई, चिंता की भावना पैदा हो गई। लोग चिंतित होने लग गए, क्या उनके शहर में भी ऐसी हिंसाएं हो सकती हैं? जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने उस समय क्या किया कि नौकली में हुई हिंसा की निंदा की, बहुत बुराई की और कहा कि प्लीज इस सांप्रदायिक तनाव को समाप्त कर दीजिए। कई राहत शिविर भी इसके द्वारा स्थापित किए गए, लेकिन तब तक अविश्वास का माहौल बन चुका था और इस दंगे में भी कई लाखों लोगों की मृत्यु हुई।
अब अगर हम बात करें रावलपिंडी दंगे की हम बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज द मुस्लिम मैस्करे ऑफ 1947, यानी कि इन्हें 1947 के मुस्लिम नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक शहर रावलपिंडी में हुए ये सांप्रदायिक दंगा था, ठीक है, जो अब पाकिस्तान में है। इसमें भी कई सौ लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। कई सौ लोग इसके अंदर मारे गए थे, जिसमें मुसलमान अधिक थे, ठीक है। इसमें मुसलमानों की मृत्यु ज्यादा हुई थी और जो बाकी बच गए थे उन्हें डिस्प्लेस्ड होना पड़ा, यानी कि विस्थापित होना पड़ा। अब इन दंगों ने क्या किया, भारत में रहने वाले जितने भी मुसलमान थे उनके अंदर फेयर यानी कि डर, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना पैदा करती। लोग अपने घर से अब भागने लग गए डर के मारे। अलग अलग राज्यों से जब शरणार्थी आने लग गए तो दिल्ली में भी क्या हुआ, कम्युनल टेंशन बढ़ गई, क्योंकि हिंदू और सिख के एक साथ हो जाने से जो मुस्लिम है वो अब डरने लग गए। अब मुस्लिमों को खतरा महसूस हुआ, तो इससे भी जो दिल्ली है उसमें हिंसा भड़क उठी, लड़ाई झगड़ा हो गया और जिसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए। उसके बाद अगर हम बात करें अमृतसर की, तो अमृतसर में भी 1947 मार्च में दंगा हुआ, ठीक है। ये किसके बीच हुआ था, ये अकाली दल और हिंदू महासभा के बीच हुआ। एक छोटी सी झड़प हुई, उसके बाद दंगे भड़क उठे, जिसने तेजी से अमृतसर शहर में जो हिंदू और मुसलमान थे उनके बीच एक सांप्रदायिक दंगे के रूप में बदल गया, एक ये कम्युनल रॉयट बन गया। इससे ये वायलेंस धीरे धीरे पंजाब में और पंजाब के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, जिसमें दिल्ली भी आता है, उन सब में भी ये हिंसा फैल गई। अब इसमें क्या हुआ, दिल्ली में जो कई मुस्लिम रह रहे थे अपने अपने घरों में, वो शहर छोड़कर भाग गए या फिर वो इन्हीं दंगों में आकर मर गए। दिल्ली में इन दंगों से बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी लोगों के मन में फैल गई, तो ये भी बहुत ज्यादा एक असुरक्षा पैदा करने वाला दंगा था। बाद में सरकार ने कानून और व्यवस्था चलाई, तेजी से इस पे कार्रवाई भी करी। उसके बाद अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में भी मार्च में दंगे हुए थे, ये भी सांप्रदायिक दंगे थे। इसमें क्या हुआ, लाहौर दंगों की खबर से दिल्ली में शहर की मुस्लिम आबादी दोबारा दहशत में चली गई, वो पैनिक हो गई, जो कि दिल्ली की मुस्लिम पॉपुलेशन थी, ठीक है। दिल्ली में कई मुसलमान थे जो पाकिस्तान से थे, लाहौर से थे और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में उनके परिवार और मित्र थे। Hindu and Sikh mobs attacked Muslim neighborhoods and shops, causing many deaths and injuries. This further fueled a sense of fear and insecurity among the Muslim population of Delhi. यानी कि हिंदू और सिख भीड़ ने मुस्लिम मोहल्लों को, उनकी दुकानों पर हमला किया, जिससे कई मौतें हुई, कई चोटें आई और दिल्ली की जो मुस्लिम आबादी है उनके बीच असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। इसके बाद अगर हम जालंधर के दंगों की बात करें जो अप्रैल 1947 में हुए थे, ये पंजाब में जो जालंधर शहर है उनमें हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए थे। जालंधर की घटनाओं ने पूरे देश को, सिर्फ दिल्ली को ही नहीं, पूरे देश को तनाव की स्थिति में डाल दिया। पूरा देश इससे भयभीत हो गया, लोग अपनी सुरक्षा के लिए डरने लगे। दिल्ली में तो ज्यादा ही लोग डरने लग गए। उन्होंने क्या किया, वो एक समुदाय से दूसरे समुदाय के लोगों पर या तो अपना धर्म परिवर्तन करने लग गए या फिर उन्होंने पलायन किया, यानी कि वो विस्थापित होने लग गए। अब हिंदू और सिख जो पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। हिंदू और सिख ने वो पाकिस्तान से भागकर कहाँ आ गए, इंडिया आ गए। और जो मुस्लिम थे जो इंडिया में रह रहे थे वो भागकर कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। और ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन हुआ था कि जितने पाकिस्तान में थे वो सारे भारत आ गए और भारत में जितने मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए। इससे एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी दिल्ली में पैदा हो गया। अब इतने सारे लोगों के आ जाने से भोजन की समस्या, पानी की, चिकित्सा की, देखभाल की, इन सारी समस्याएं, ये सारे क्राइसिस लोगों को फेस करने को मिले और सारे इन खराब परिस्थितियों में, इतनी पुअर कंडीशन में रहने के लिए मजबूर थे, क्योंकि बाहर निकलते तो उनकी मौत हो जाती या वो भी किसी दंगे के शिकार हो जाते। उसके बाद अगर हम बात करें जो दिल्ली के दंगे हुए थे जो सितंबर में हुए थे 1947 में, इन्हें विभाजन दंगों के नाम से जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो उसकी विभाजन के बाद भारतीय राजधानी में हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा हुई, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा विनाश हुआ। और इन दंगों के दौरान 1001 किल, मतलब कि हजारों लोग मारे गए। मैनी मोर वर इंजर्ड, अन्य लोग घायल हुए। प्रॉपर्टी डैमेज वॉज वाइड स्प्रेड विद होम्स, बिजनेस एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिस्ट्रॉय। संपत्ति का तो नुकसान हुआ, उसके साथ घर, लोगों के व्यवसाय, धंधे, उनके पूजा स्थल सब नष्ट हो गए। ये बहुत भयानक हिंसा हुई थी। अब इन कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जब पार्टीशन हुआ तो उसका दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में काफी ज्यादा दुखद प्रभाव पड़ा था। ये एक दर्दनाक घटना थी जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई, महिलाओं के साथ बुरा हुआ,
और सबसे ज्यादा दर्दनाक घटना थी क्योंकि लोगों को अपने परिवार को छोड़कर, अपनी जमीन को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शरणार्थी शिविर में महिलाओं और बच्चों के जीवन और संघर्ष का विश्लेषण करें जैसा कि बेगम अनीस किदवई ने आजादी की छाव में चित्रित किया है। एनालाइज द लाइफ एंड द स्ट्रगल ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द रिफ्यूज कैंप एज डिपिक्टेड बाय बेगम अनीस किदवई, आजादी की छाव। ठीक है, तो जिस प्रकार से बेगम अनीस किदवई ने आजादी की छाव में शरणार्थी शिविर में महिलाओं और बच्चों का जीवन कैसा था, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, कैसे दुख झेले, उसका वर्णन किया है, उसी प्रकार से इसमें बताना है। तो हमें पता है कि रिफ्यूजीज इन इंडिया बिगेन विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947, यानी कि भारत में शरणार्थी आगमन 1947 में देश के विभाजन के साथ ही शुरू हो गया था। और इन शरणार्थी शिविरों में महिलाओं और बच्चों के जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सबसे ज्यादा इसमें जो इम्पैक्ट पड़ा वो चिल्ड्रन की लाइफ्स पे पड़ा। उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, वो एकदम होमलेस हो गए थे, ना रहने के लिए घर, ना खाने के लिए कुछ। उसके बाद अगर हम बेगम अनीस किदवई की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली महिला थी, ठीक है, जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था बिल्कुल पैशनेट तरीके से। इनका जन्म हुआ था 1906 में बाराबंकी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम था शेख विलायत अली, और जो अनीस बेगम है उन्होंने शफी अहमद किदवई से शादी की थी। अब अगर हम शरणार्थी शिविर में महिलाओं के जीवन और संघर्ष की बात करें तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर millions of people were seen from their homes and forced to take shelter in different parts of the world। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, लाखों लोग अपने घर से विस्थापित हुए और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। और इस दौरान जो सबसे ज्यादा बुरा और सबसे ज्यादा जो चुनौतियों का सामना किया वो महिलाओं ने किया। 1947 refugee camps were filled with women who had lost their homes, families and even countries। The women often faced a lack of basic necessity like food, water, shelter and they also experienced sexual violence and forced marriages। अब 1947 में जब शरणार्थी शिविर उन महिलाओं से भरे हुए थे जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार और यहाँ तक कि अपने देश भी खो दिए। महिलाओं के पास ना अच्छा भोजन था, ना पानी था, ना ही कहीं रहने की जगह। जो विस्थापन के बाद इन्होंने झेला वो क्या था कि महिलाओं को पकड़ पकड़ के उनके साथ उनका रेप किया गया, यौन हिंसा हुई उनके साथ, और सबसे मेन बात, उन्हें पकड़ के जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, उनकी जबरन शादियां करवाई गई। और शरणार्थी शिविर सुरक्षा और समुदाय की जगह थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी उन लोगों के साथ कई स्थान पर बुरा हुआ था। उसके बाद वुमेन इन रिफ्यूजी कैंप्स ऑफ्टन हैड लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर विच एडेड टू देयर हार्डशिप। अब इसके अंतर्गत जो शरणार्थी शिविर थे उसमें महिलाओं की जो शिक्षा थी उसकी जो लिमिट थी वो बहुत ही कम थी। ना वो अच्छी शिक्षा ज्यादा ले पा रही थी, ना ही उनके स्वास्थ्य सेवा की और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। दोनों में ही इनकी पहुंच क्या थी, बहुत ही ज्यादा सीमित थी। और ऊपर से महिलाओं को और कोई संसाधन दिए नहीं गए, कोई सहायता दी नहीं गई, और बल्कि उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई कि वो अपने रिश्तेदारों का, बुजुर्गों का ध्यान रखें। ऐसी विभिन्न प्रकार की उन पे जिम्मेदारियां डाली गई। वुमेन इन रिफ्यूजी कैंप्स शोड इनक्रेडिबल रेसिलेंस एंड स्ट्रेंथ। लेकिन शरणार्थी शिविरों में महिलाओं ने अवर्णनीय लचीलापन और ताकत भी दिखाई। उन्होंने क्या किया, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए अलग अलग कोशिश की। द लाइफ्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन इन द रिफ्यूजीज कैंप्स इन 1947 वर कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड। यानी कि शरणार्थी शिविरों में महिलाओं का जो जीवन था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण भरा था। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है, सहन शक्ति बढ़ी उनकी, और उन्होंने एक होके यूनिटी से इन प्रॉब्लम्स का सामना किया। अब अगर हम बच्चों के जीवन की बात करें, अभी हमने महिलाओं के जीवन की बात करी, तो जब 1947 में विभाजन हुआ उसके बाद बच्चे भी परिवार के साथ विस्थापित हुए, ठीक है, वो भी रिफ्यूजी कैंप्स में रहने आए। उन्होंने भी कई तरह की समस्याओं का सामना किया। इसमें सबसे बड़ी जो चैलेंज था, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी, यानी कि जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है जीने के लिए उनकी कमी। ना उनके पास खाने के लिए अच्छा भोजन था, ना पीने के लिए पानी था, ना ही कोई रहने के लिए जगह थी, ठीक है। इसके अलावा साफ सफाई ना होने की वजह से इन्हें टाइफाइड, हैजा जैसी कई बीमारियां भी हुई। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें सेम है, शिक्षा की पहुंच बच्चों तक भी बहुत ही ज्यादा सीमित थी। ना वो स्कूल जा पाते थे और यहाँ तो बिल्कुल नहीं जा पाते थे, ठीक है। इससे क्या हुआ, उनके भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ने के चांसेस पड़े, रोजगार के अवसरों में भी कमियां आई। इसके अलावा बच्चों के अंतर उन्होंने इमोशनल और
साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज को भी फेस किया, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों का भी उन्होंने सामना किया, क्योंकि इस विभाजन के दौरान वो अपने परिवारों से अलग हो गए। उन्होंने दर्दनाक घटनाओं को देखा, किसी ने अपने फैमिली मेंबर की मौत देखी और किसी ने उनसे बिछड़ जाने का दुख। अब इससे क्या हुआ, वो तनाव में रहने लग गए, चिंता उनके अंदर होने लग गई, जिससे उनके मानसिक स्थिति पर भी काफी प्रभाव पड़ा। लेकिन फिर भी इन शिविरों में कुछ बच्चों ने लचीलापन दिखाया, अनुकूलता दिखाई, ठीक है, रेसिलेंस और एडेप्टेबिलिटी इन्होंने शो की। बहुत सारे बच्चों ने आपस में क्लोज रिलेशनशिप बनाए, एक साथ बच्चे खेलने लग गए उस कैंप के अंदर, जिससे क्या हुआ, इन चैलेंजेस को वो फेस कर पाए और खेलने के साथ साथ वो अपनी फिजिकल एबिलिटी पर भी ध्यान दे पाए। 70 से अधिक वर्षों के बाद दुनिया भर में आज भी कई शरणार्थी शिविर यानी कि रिफ्यूजी कैंप विद्यमान हैं, आज भी एग्जिस्ट करते हैं ये, और आज भी लाखों बच्चे इसी तरह के संघर्षों का सामना कर रहे हैं। अब इन द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि क्विदी आजादी की छांव प्रोवाइड्स अ पावरफुल अकाउंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, हाईलाइटिंग द नीड फॉर ग्रेटर अटेंशन टू देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड वल्नरेबिलिटीज इन टाइम ऑफ क्राइसिस। यानी कि किदवई की आजादी की छांव में महिलाओं और बच्चों पर जो भी राजनीतिक उथल पुथल का प्रभाव हुआ, वो इसका एक शक्तिशाली विवरण देती है। वो बताती है कि उन्होंने उस संकट के समय में क्या क्या फेस किया, उनके समय क्या क्या प्रॉब्लम आई, उनको किन किन चीजों की आवश्यकताएं थी, क्या कमजोरियां थी, और वो बताती है कि इन चीजों पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि हमें संक्षिप्त नोट्स लिखने हैं। हजरत दिल्ली, सेकंड है कॉर्नेशन पार्क, जिसे हम राज्याभिषेक पार्क भी कहते हैं, टॉम्ब्स ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली के मकबरे, और फिरोजाबाद। अगर हम फर्स्ट देखें अपना हजरत दिल्ली, तो जैसा कि हमें पता है जो हजरत दिल्ली है वो एक अरेबिक वर्ड है, यानी कि एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है द ग्रेट एंड रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के महान और प्रतिष्ठित शख्स। अब इस वर्ड का यूज हम किसके लिए करते हैं? हजरत दिल्ली वर्ड का यूज हम उन लोगों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए करते हैं जिन्होंने दिल्ली के इतिहास में, उसकी संस्कृति में और जो मौलिक विचार है उसके बारे में उनके पास अधिक जानकारी हो, वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो और बहुत ज्यादा एकदम रिस्पेक्टेड पर्सन हो, ठीक है, जिन्हें हिस्ट्री, कल्चर और कोर आइडियाज पता हो दिल्ली के। अब हजरत दिल्ली यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? इसका पहली बार जो इस्तेमाल हुआ था वो इस्लामिक धर्म के एक महान संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के लिए इस वर्ड का यूज किया गया था, ठीक है। और ये कब रहते थे? ये दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समय में जीवित थे और उन्हीं के द्वारा ये नाम इन्हें मिला। उसके बाद निजामुद्दीन की अगर हम बायोग्राफी या फिर उनके इतिहास की बात करें तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे वो सुन्नी इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे, ठीक है, और वह चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों में से एक थे और बहुत ज्यादा उन्हें ज्ञान था। इसके बाद उनका जो जन्म हुआ था वो 1236 में बदायूं में हुआ था। और अगर हमें इनके बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो मुगल काल का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है आईन-ए-अकबरी, जो अकबर के जीवन काल के ऊपर लिखा गया था। उसमें एक लाइन वर्णित है इनके बारे में जिसमें ये लिखा गया है कि इनके पापा की डेथ कब हो गई थी? इनके पिताजी की डेथ जब निजामुद्दीन औलिया 5 साल के थे, तभी इनके जो पिता थे अहमद बदायनी का निधन हो गया था। और फिर जो इनका पोषण है वो इनकी माँ बीबी जुलेखा ने किया था। और जो ये निजामुद्दीन औलिया थे इन्होंने अपना ज्यादातर समय दिल्ली में ही बिताया था और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और इनका एक मकबरा है जिसका नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, जो दिल्ली में ही स्थित है। अब अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें कि इनका क्या क्या योगदान है, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे इस्लामिक रीजन के, और एक संत होने के साथ साथ ये एक बहुत ज्यादा अच्छे कवि भी थे। इन्होंने होली के, फाग के बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, गीतों की रचना की है, जिन्हें भारत में जब कोई शुभ अवसर होता था गांव के इलाकों में तब इन्हें गाया जाता था। जो फेमस पोएट है अमीर खुसरो, उसके जो टीचर हैं, जो उसके गुरु हैं, वो भी ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया ही थे। अब अगर हम इनकी उपाधियों की बात करें कि इन्हें क्या क्या टाइटल रिसीव हुए हैं, इन्हें महबूबे इलाही, सुल्तान उल मसहायक, दस्तगीर ए दो हाजन, जग उजियारे यानी कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और कुतुब ए दिल्ली, तो इन्हें ये जो टाइटल्स है वो इन्हें मिले हैं, ये उपाधियां उन्हें मिली हैं। इसके बाद अगर इनकी दरगाह की बात करें तो ख्वाजा निजामुद्दीन की औलिया की जो दरगाह है वो पूरे के पूरे भारत में प्रसिद्ध है और ये धर्म और आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी है। अब इनके निधन की बात करें तो 1325 में 3 अप्रैल को दिल्ली में ही इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद ही इनकी कब्र पर एक दरगाह बना दी गई, जो आज के टाइम पे सिर्फ इंडिया में ही नहीं फॉरेन में भी बहुत ज्यादा फेमस है और इनकी दरगाह पे दर्शन करने के लिए लाखों लोग हर साल आते हैं। अब अगर हम सेकंड बात करें कोरोनेशन पार्क की, जिसे हम राज्याभिषेक पार्क भी कहते हैं, ये दिल्ली के बुराड़ी यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बुराड़ी इलाके में स्थित है।
अगर हम इसके पार्क की बात करें तो इस पार्क में एक बहुत बड़ी संगमरमर की बनी मूर्ति है जॉर्ज पंचम की। इसे पहले इंडिया गेट में बनाया गया था, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने अपना तीसरा और आखिरी दिल्ली दरबार लगाया। अब दिल्ली दरबार की हम बात करें तो दिल्ली दरबार का अर्थ होता है कोर्ट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की अदालत। इसे भारत में अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता था, आयोजित किया जाता था। ये एक जनसभा होती थी। इसे इंपेरियल कोर्ट भी कहा जाता है और ये 3 बार लगा है, 1877 में, 1903 में और 1911 में। अगर अब इसकी हिस्ट्री की हम बात करें तो यह स्थान 1877 में बनाया गया था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को जब भारत की राजधानी बनाया गया था तब ये पार्क बनाया गया था। ये दिल्ली दरबार का ही एक स्थल है। जॉर्ज पंचम है, वो भारत के सम्राट के रूप में उनका आगमन हुआ, वो भारत आए तो उनके राज्याभिषेक के लिए, उनके कोरोनेशन के लिए भी इसी प्लेस को सेलेक्ट किया गया था। अब अगर हम फर्स्ट कोर्ट की बात करें कि फर्स्ट कोर्ट क्या है, ये 1877 में लगा था। इसे प्रोक्लेमेशन कोर्ट यानी कि उद्घोषणा दरबार भी कहते हैं। ये 1 जनवरी को 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित करने के बाद आयोजित किया गया था। और ये आइडिया किसने दिया था, सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी, वायसराय लॉर्ड लिटन ने। इसमें लॉर्ड एंड लेडी लिटन वर ट्रीटेड टू एन एक्सट्रावेगेंट इवेंट ऑफ पॉप एंड सेरेमनी इंक्लूडिंग अ परेड ऑन एलिफेंट्स इन द हॉल अटेंडेड बाय अप्रॉक्सिमेटली 70,000 पीपल, यानी कि 70,000 लोगों की उपस्थिति में लॉर्ड और लेडी लिंटन को हाथी पर एक परेड सहित धूमधाम तरीके से घुमाया गया और समारोह की एक असाधारण घटना की सजा दी गई। अब अगर हम बात करें दूसरे दरबार की तो ये 1903 में लगा था। 1 जनवरी 1903 को इसे किंग एडवर्ड 7 का कोरोनेशन सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, उनके राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए इसे आयोजित किया गया था। ये पहल किसकी थी, ये पहल थी वायसराय लॉर्ड कर्जन की, जिन्होंने इसकी पहल की थी। अब इस पार्क में जो सूखी भूमि थी इसे एक तंबू वाले शहर में बदल दिया गया था, ठीक है, एक टेंट सिटी बना दिया गया था इस एरिड लैंड को, और बहुत सारे इसमें कैंटोनमेंट्स, कलरफुल टेंट लगाए गए थे। और उस समय ये ध्यान दिया गया था कि कार्यक्रम स्थल तक पानी पहुंचे, जल की निकासी हो सके, स्वच्छता का ध्यान दिया गया, बिजली का ध्यान दिया गया। इस ओकेशन के होने से यहाँ पे कई आतिशबाजियां हुई, ठीक है, डांस वगैरह करवाए गए और सबसे मेन बात, इस ओकेशन की वजह से स्पेशल स्टैम्प्स इशू हुए। अब अगर हम थर्ड कोर्ट की बात करें यानी कि तीसरे दरबार की बात करें तो ये 1911 में लगाया गया था कि तीसरा और लास्ट यानी कि थर्ड एंड फाइनल कोर्ट था दिल्ली दरबार का। ये कब लगाया गया था, ये 12 दिसंबर 1911 को लगाया गया था जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य के रूप में, ठीक है। इसमें जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने भाग लिया था। ये आधिकारिक समारोह था जो 7 दिसंबर से कब तक चला, 16 दिसंबर तक चला। इसमें जो शाही जोड़ी थी उन्होंने अपने राज्याभिषेक की पोशाक पहनी, वो कोरोनेशन पार्क में आई। उसके बाद राजा ने, सम्राट ने भारत के शाही मुकुट उन्हें पहनाए, स्थानीय राजकुमारों से श्रद्धांजलि प्राप्त की। तो इसी प्रकार से इस ओकेशन को मनाया गया था। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली का कोरोनेशन पार्क है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के इतिहास को बताता है कि उन्होंने अपनी कौन कौन सी जीत, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर सेलिब्रेट की। इसके बाद अगर हम अब दिल्ली के मकबरे की बात करें, टॉम्स ऑफ दिल्ली की बात करें, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए टॉम किसे कहते हैं, यानी कि मकबरा का अर्थ क्या है। मकबरा एक ऐसा स्थान है, या फिर इस शब्द का अर्थ क्या होता है कि एक कब्र जिस पर इमारत या गुम्बद बना हो, ठीक है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे किसी भी डेड पर्सन की कब्र है जो उस पर कोई गुम्बद बना हो, ठीक है। ये एक इस्लामी वास्तु का एक कह सकते हैं उदाहरण है। और मकबरों का निर्माण किसके लिए होता था, कोई सुल्तान की डेथ हुई है, कोई सामंत है या कोई संत है, उनके अवशेषों पर होता था। और भारत में जो मकबरा शैली है यानी कि टॉम बनाने की जो कला है उसका जन्मदाता कौन है, इल्तुतमिश है। इसने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। और अगर संसार के सबसे सुंदर टॉम की हम बात करें तो वो आगरा का ताजमहल है। अब अगर हम इंपॉर्टेंट टॉम्स देखें दिल्ली के तो सबसे पहले तो हुमायूं टॉम। हुमायूं का मकबरा हमें पता है कि कितना ज्यादा शानदार है, आज भी यहाँ पे हजारों लाखों लोग इसको विजिट करने के लिए जाते हैं। ये एक उद्यान मकबरा है ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसे कहा जाता है कि ये मुगल सम्राटों का एक विश्राम स्थल था जहाँ पर वो विश्राम किया करते थे। ये एक 30 एकड़ के बगीचे के केंद्र में स्थित है जिसे चारबाग के नाम से भी जाना जाता है। ये बना किससे है, ये येलो एंड ब्लैक मार्बल से कंपोज होके बना है। पर्शियन स्टाइल गार्डन है इसका, इसीलिए इसे चारबाग कहते हैं, जिसमें 4 स्क्वायर पार्ट्स है, ज्योमेट्रिकल लेआउट है। इसके अलावा
इसको बनवाया था हमीदा बानो ने अपने हस्बैंड की याद में। और उनका हस्बैंड कौन था? हुमायूं, ऑब्वियसली। तो उन्होंने ही उनकी याद में, उनकी बीवी ने उनके लिए ये बनवाया था। आज भी इसे बहुत ज्यादा फेमस प्लेस कहा जाता है। उसके बाद अगर हम सफदरजंग टॉम की बात करें तो द मुगल्स फाइनल टॉम इज सेड टू बी टॉम ऑफ सफदरजंग। ठीक है, सफदरजंग को हम कह सकते हैं कि मुगल की फाइनल टॉम थी। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मकबरों में से एक है। इसे मुगल वास्तुकला के दीपक में आखिरी झिलमिलाहट के रूप में वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि ये आखिरी वो मकबरा था जो बनवाया गया था। ये लोधी रोड पर स्थित है और ये लाल बलुआ पत्थर और बफ पत्थर से बना हुआ है। इसकी शैली क्या है इस मकबरे की? वही शैली है जो हुमायूं के मकबरे की शैली है। और ये एक बहुत ऊंची छत पर खड़ा है। इसके चारों ओर चारबाग शैली के बगीचों का केंद्र है, तालाब है और फुआरे भी है जिनसे नियमित रूप से पानी आता रहता है। उसके बाद अगर हम सिकंदर लोधी टॉम की बात करें, ठीक है, कि सिकंदर लोधी का मकबरा क्या था। लोधी टॉम इज अ मैजेस्टिक मुगल स्ट्रक्चर लोकेटेड विद द ग्रीनली लोधी गार्डन, यानी कि हरे भरे लोधी गार्डन के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इसका भी एक विशाल केंद्रीय गुंबद है। ये एक बेस्ट पिकनिक एरिया है, ठीक है, जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपनी डे को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम लोधी गार्डन को घूमे या फिर उसके गार्डन में टहलते हुए देखें तो हम और क्या क्या देख सकते हैं। वहां हम शाह टॉम देख सकते हैं, यानी कि शाह का मकबरा। उसके बाद हम शीश गुंबद और बड़ा गुंबद भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम ईसा खान के टॉम की बात करें, ईसा खान के मकबरे की बात करें, तो ईसा खान बिल्ड द टॉम पर्सनली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ही डाइड एंड वॉज बरीड इन दिस टॉम अ फ्यू मंथ्स लेटर। ठीक है, इन्होंने पर्सनली अपने लाइफ टाइम के, अपने जीवन काल में ही इसे बनवाया था। इसका जो निर्माण है वो ईसा खान के जीवन काल में 1562 और 1571 के बीच में किया गया था। ईसा खान कौन थे? वो शेरशाह सूरी के दरबार में एक अफगान कुलीन थे। ठीक है, और इनका जो ये मकबरा है वो हुमायूं के मकबरे के समान एक परिसर में ही स्थित है और ये अष्टकोणीय आकार के बगीचे से घिरा हुआ है। इसकी भी जो वास्तुकला, इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही ज्यादा शानदार है। अब अगर हम बात करें मिर्जा गालिब के टॉम की, तो मिर्जा गालिब हमें पता है ये एक अनदर जैम है दिल्ली की। ठीक है, और द मौसलियम ऑफ हजरत निजामुद्दीन इज नेक्स्ट टू दिस वन, यानी कि मिर्जा गालिब का जो मकबरा है वो हजरत निजामुद्दीन के पास से स्थित है। जो मिर्जा गालिब का मकबरा है वो हजरत निजामुद्दीन के पास से स्थित है। और दिल्ली के जितनी भी बड़े बड़े मकबरे हैं, विशाल मकबरे हैं, उनकी तुलना में ये जो मकबरा है वो काफी ज्यादा छोटा है। ये एक विश्राम स्थल है। ठीक है, इसमें जो कवि थे, जो मिर्जा गालिब थे, वो रेस्ट करते थे, कह सकते हैं उनका ये फाइनल रेस्टिंग प्लेस था। ठीक है, by a large tablet with his words carved on it at the courtyard entrance। और इसके आंगन में एक प्रवेश द्वार था जिसपे बड़ी सी तख्ती थी। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ शब्द खुदे हुए थे। ये हर साल सैकड़ों भक्तों को आकर्षित करता है। वो इस मकबरे को विजिट करने आते हैं और यहाँ के मृतक को श्रद्धांजलि देते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं, राजनीतिक राजधानी होने के अलावा दिल्ली सांस्कृतिक राजधानी बनकर भी उभरी है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग धर्म के लोग और उनकी ऐतिहासिक कहानियां, ठीक है, उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई, उन्होंने जो निर्माण किए हैं, वो इस कदर छाई हुई है दिल्ली में कि हम अपने प्राचीन अतीत को आराम से देख सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब अगर हम फिरोजाबाद की बात करें, तो फिरोजाबाद, जिसे चंदवार के नाम से भी जाना जाता था, पहले इसका नाम राजा चंद्रसेन के नाम पर पड़ा था। ये एक पुराना किला है जहाँ पे राजा चंद्रसेन का किला हुआ करता था। दिस प्रेजेंट नेम ऑफ फिरोजाबाद वाज नेम्ड आफ्टर फिरोज शाह मनसबदार इन द ईयर 1566 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर। इसका जो वर्तमान नाम है, यानी कि जो ये फिरोजाबाद नाम है, ये 1566 में अकबर के शासनकाल के दौरान फिरोज शाह मनसबदार के नाम पर रखा गया, क्योंकि जो फिरोज शाह मनसबदार था वो अकबर का एक करीबी सेनापति था, इसीलिए फिरोज शाह की जो कब्र है वो भी इसी जगह पर मौजूद है। अब अगर हम बात करें फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक की, तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक वॉज अ मुस्लिम रूलर ऑफ टर्किक एम्पायर हु रूल्ड द सल्तनत ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1351 टू 1388। यानी कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, वो तुर्की शासन का एक मुस्लिम शासक था जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। फिरोज शाह तुगलक अपने पिता मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में अधिक स्थापित शासक था। ठीक है, और उसने दिल्ली के अगले शहर फिरोजाबाद और आज के फिरोज शाह कोटला का
निर्माण करवाया था। उसने ज्यादातर जो चीजें बनवाई वो मेडिवल पीरियड में बनाई, इसीलिए इसे फेमस बिल्डर भी कहा जाता है, मेडिवल पीरियड का, मध्य काल का। इसके अलावा इन 1354 AD ही प्रोक्यूर्ड 2 अशोका पिलर्स मेड ऑफ सैंडस्टोन फ्रॉम मेरठ एंड अंबाला एंड इंस्टॉल वन ऑफ देम एट द रिज एरिया एंड अदर एट कोटला फिरोज शाह। उसने 1354 में मेरठ और अंबाला से रतीले पत्थर से बने 2 अशोक स्तंभ को मंगवाया और एक रिज क्षेत्र में तथा दूसरे को कोटला फिरोज शाह में स्थापित करवाया था। इन्होंने और भी कई चीजों का निर्माण करवाया, जिसमें हम कह सकते हैं खिड़की मस्जिद, द मौसूलम ऑफ हौज खास यानी कि हौज खास स्थित मकबरे, मदरसे का निर्माण करवाया, जो कहाँ पर स्थित है, सुंदर मस्जिद कॉम्प्लेक्स में ये सब कुछ स्थित है। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे अन्य महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण करवाया, उनका मरम्मत कार्य करवाया, जिसमें हम जानते हैं कलाम मस्जिद हो गया, 64 खंबा, बेगमपुर मस्जिद, ये सब कुछ है। अब अगर हम बात करें कि उन्होंने और क्या क्या बनवाया या फिर अब तक क्या क्या मौजूद है उनके सरायों में, तो भूली भतारी प्लेस, ठीक है, भूली भटियारी का महल, पीर गरीब और मालशा महल आज तक इसमें मौजूद है। ये फिरोज शाह थे जो उन्होंने भवनों का काफी निर्माण करवाया, उन्होंने अपनी राजधानी को काफी प्रसिद्धि दिलवाई और दिसंबर 1398 में दिल्ली में इन्होंने 2 सप्ताह तक एक खौफ का सामना किया जब तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया था और इससे ही अचानक से ही तुगलक वंश का अंत हो गया, एकदम से तुगलक जो डेंसिटी है उसका एंड हो गया। अब अगर हम फीचर्स की बात करें फिरोज शाह कोटला सिटी की, तो एम्परर फिरोज शाह तुगलक ऑफ तुगलक डेंसिटी नेम द 5th सिटी ऑफ दिल्ली एज फिरोजाबाद और फिरोज शाह कोटला, यानी कि तुगलक वंश के सम्राट फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के 5वें शहर का नाम फिरोजाबाद या फिरोज शाह कोटला रखा। और इसे कहाँ बनाया गया? इसे 14वीं शताब्दी में यमुना नदी के पास बनाया गया। इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ऊंची हैं, एक मजबूत घेरा है और इसके साथ साथ इसमें महल है, पिलर्ड रूम्स है यानी कि खंबे वाले कमरे हैं, एक कबूतर का टावर है, एक पानी की टंकी है, मस्जिद है। जो इस महल की छत है, ठीक है, उस पे अशोक का पिलर यानी कि अशोक स्तंभ बना हुआ है। इसके अलावा ही ऑल्सो बिल्ड अ स्टेपवेल एंड हंटिंग लॉज ऑन द रिज इन नॉर्थ दिल्ली, यानी कि उत्तरी दिल्ली के रिज पर उन्होंने एक बावड़ी और एक शिकार लॉज भी बनवाया। इसके अलावा उन्होंने मौर्य सम्राट द्वारा छोड़े गए अशोक के कई स्तंभों में से एक 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पॉलिश बलुआ पत्थर का टोपरा अशोकन स्तंभ महल के रहते अवशेषों से उभरा, वो भी इसके अंदर है। इसके अलावा उन्होंने जो भी स्मारक स्तंभ थे उसमें सबसे ज्यादा जो शिलालेख है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाए, लेकिन जो लैंग्वेज थी वहाँ पे प्राकृत थी, तो उन्होंने इसके अंतर्गत कुछ पाली और संस्कृत भाषाएं भी जोड़ी। और इसमें अगर हम बात करें जामा मस्जिद की, तो वो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिदों के रूप में उभरी, जो जामा मस्जिद आज तक फेमस है, जहाँ पर आज भी लाखों करोड़ों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो यही कुछ फीचर्स थे फिरोज शाह कोटला शहर के, जो किसने बनवाया था? फिरोज शाह ने बनवाया था, उसी की ये कुछ चीजें थी, कुछ फीचर्स की हमने बात की और यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन पेपर पूरा होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो के अंदर एग्जाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि सभी इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से लिख कर आ पाए, उन्हें पता चल सके कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे और उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। हमारे इस नोट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ये नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं और यूजफुल हैं। इनको पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।